पानी की बोतल निकाल लेना सारी कप। इधर वाली स्वेटिंग। तो वो रतन जैन नाम है एक तो इसका। तो नवान शायद का हम कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं? तो मैंने बताया था कि जो लग्न है नवान शायद का वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और सबसे पहले हम यही देखते हैं कि लग्न जो है नवान शायद का वो स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर नवान शायद का लग्न स्ट्रांग नहीं है तो आप सोच के चलिए कि जो मैरिटल हैप्पीनेस जिसकी हम बात करते हैं या जो देखते हैं एनालाइज करते हैं नवान शार्ट से, वो आपको नहीं मिलेगी। फिर हमें आगे भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ही एक इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि जो वैवाहिक सुख है वो हमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी हम जो 7th हाउस है उसको भी हम एग्जामिन करेंगे, और 7th हाउस के अलावा भी जो दूसरे हाउसेस थे जैसे 2nd, 4th, 8th, 12th हाउसेस, उनको भी एग्जामिन करेंगे। और जो मैरिज के सिग्निफिकेटर्स हैं, सेक्स के सिग्निफिकेटर्स हैं, जुपिटर, वीनस, मार्स, उनको भी एग्जामिन करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो नवांश चार्ट की मदद से हम क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो कुछ ये इंडिकेशंस हैं कि अगर नवांश चार्ट में अगर जो 7th हाउस का लॉर्ड अगर या सन या मार्स होता है, नवांश चार्ट में अगर 7th हाउस का लॉर्ड सन या मार्स होता है, देन द स्पाउस इज ट्रस्टवर्दी। उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, स्पाउस के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर सन और मरकरी 7th हाउस में होते हैं इकट्ठा, दोनों इकट्ठा होना चाहिए, तो कहते हैं कि वो एक अच्छा नहीं माना गया उसको मैरिटल रिलेशंस के लिए। देन द नेटिव की जिसका जो हॉरोस्कोप है इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। तीसरा है कि वीनस अगर एज ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, वीनस जो है अगर 7th हाउस का लॉर्ड है और साथ में एग्जॉल्टेड है या पॉजिटेड है इन द 1st और 7th हाउस। पहली चीज कि वीनस जो है 7th हाउस का लॉर्ड होना चाहिए। लॉर्ड होने के बाद उसकी जो नवांश चार्ट में पोजीशन है वो एग्जॉल्टेड हो, या उसका जो प्लेसमेंट है 1st हाउस में हो या 7th हाउस में हो। Then they say that native is has relationship with many members of opposite sex. Then again, this is not considered a good point from the point of view of marital relations. अब जो नेचर ऑफ स्पाउस है, मैंने कहा कि जो लग्न है D9 का, that will tell you about the nature of the spouse also. तो कहते हैं कि स्पाउस जो है वो ब्यूटीफुल या हैंडसम होगा, इंटेलिजेंट होगा, केयरिंग होगा, कि अगर जब D9 में जो लग्न का लॉर्ड है, D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में जो लग्न का लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड हो, अपने मूल त्रिकोण साइन में हो या अपने साइन में हो, या जो है सिर्फ बेनिफिक या शुभ ग्रहों के साथ ही उसका एसोसिएशन हो, मेलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में यू कैन से दैट द स्पाउस इज beautiful, handsome, intelligent and caring, because lagna, as I told you, becomes very important in the नवांश चार्ट। नवांश चार्ट जैसा मैंने कहा कि एक जनरल पर्पस चार्ट है और बहुत सारी चीजें हम उससे देखते भी हैं, और इसमें जो प्रोजेनी का भी थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने सप्तांश चार्ट से डिटेल में एग्जामिन किया था, बट नवांश चार्ट आल्सो प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ प्रोजेनी। तो कहा कि अगर नवांश चार्ट में 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है या वेल प्लेस्ड है, देन द नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द प्रोजेनी, उसको संतान सुख मिलेगा। दूसरा यह है कि अगर लॉर्ड ऑफ 5th हाउस ऑफ द लग्ना चार्ट, लग्न चार्ट में अगर जो 5वें हाउस का लॉर्ड अगर नवांश चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड होता है, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि लग्न चार्ट में 5th हाउस के लॉर्ड की बात, उसका हम प्लेसमेंट नवांश चार्ट में देख रहे हैं। और अगर 5th हाउस का लॉर्ड लग्न चार्ट का अगर नवांश चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में उसका प्लेसमेंट होता है, then also it is an indication that native will be blessed with the progeny. और अगर 5th हाउस नवांश चार्ट का एफ्लिक्टेड या वीक है,
अगर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है या वीक है किसी भी तरीके से, तब हम कहते हैं कि प्रोजेनी का सुख उस व्यक्ति को नहीं मिलता। तो नवांश चार्ट के 5th हाउस से हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कभी कभी जो टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में भी नवांश चार्ट बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। कहते हैं कि अगर नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड, नवांश चार्ट में अगर लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र में प्लेस्ड होता है 1, 4, 7, 10 हाउसेस में इन नवांश चार्ट, तो बहुत अर्ली मैरिज का इंडिकेशन देता है। ऐसे लोगों की शादी जो है बहुत अर्ली एज में हो जाती है। और अगर नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर त्रिकोण हाउस में प्लेस्ड होता है तो थोड़ा डिले होता है मैरिज करने में, बट इतनी जल्दी नहीं होती शादी जो है। और अगर D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड या तो त्रिक हाउस में मतलब 6, 8, 12 हाउसेस में प्लेस्ड हो या मेलेफिक प्लैनेट के साथ उसका एफ्लिक्शन हो, तो फिर मैरिज जो है बहुत लेट होती है। तो जब भी आप देखते हैं कि नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर त्रिक हाउस में प्लेस्ड है तो इट कॉजेस डिले इन द मैरिज। और अगर वो तो नेचुरल है कि जब D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड बैडली अफ्लिक्टेड है तो मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्चुअली। दूसरा यह है कि वीनस अगर 7th हाउस में प्लेस्ड हो, वीनस अगर 7th हाउस में प्लेस्ड हो या D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड हो या 7th हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड हो। 3 कंडीशन है कि या तो वीनस का प्लेसमेंट 7th हाउस में हो, सेकंड है कि वीनस 7th हाउस का लॉर्ड हो, तीसरा यह है कि वो वीनस लग्न का लॉर्ड हो। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है या मीट कर रही है और साथ में अगर वीनस एफ्लिक्टेड भी है तो दिस बिकम्स ए केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज। तो उस केस में जो मैरिज ना होने की संभावना रहती है ऐसे लोगों को। Now we can examine some charts actually from the Navansh point of view. I think that will give you a good idea. आधे से ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। गुड्डा निक्की की विशेष है, 2 जने हैं हमारे घर से। हाँ, गुड्डा की तो बात हो ही रही है। उसी के तो ये मैटर चल रहा है एक तरह से। म्यूट कर दीजिए सर। लोगों को पता नहीं चलता कि आवाज आ रही है, हम क्लास में बैठे हैं। ये आती है सर, म्यूट करवा दीजिए। हाँ प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। आई थिंक दीपक जी आपके उससे आवाज आ रही है। जी जी मैंने कर दिया, सॉरी। ओके देन, थैंक यू। अब देखिए ये एक हॉरोस्कोप है और इसमें अगर हम 7th हाउस को देखें तो व्हाट यू विल सी अबाउट 7th हाउस? Venus is lord of 7th house. And aspected. हाँ जी। And aspected by Jupiter 7th house. Aspected by Venus both are aspecting the 7th house. 7th हाउस के ऊपर क्या क्या एसोसिएशन है पहले ही बताइए। सर तो जुपिटर ये लग्न चार्ट में देखना है या D9 में देखना है? पहले हम देखिए कोई भी चीज हम लाइफ का इवेंट देखते हैं, पहले लग्न चार्ट में उसका इंडिकेशन हम देखते हैं, उसके बाद हम नवांश चार्ट या कोई भी डिविजनल चार्ट में जाते हैं। डिविजनल चार्ट को हम कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखते, इट इज ऑलवेज टू बी सीन अलोंग विद द लग्न चार्ट। और पहले हम मुझे ये जो वीनस वाले रूल्स आपने बताए हैं ये लग्न में भी देखने हैं? 3 रूल्स जो हैं नहीं, वो तो हम नवांश में देखेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। बट मैं ऑर्डिनरी नॉर्मल केस में अगर आप 7th हाउस को देखेंगे तो क्या पोजीशन है उसकी? सर 7th हाउस में सैटर्न प्लेस है और राहु और मार्स की एस्पेक्ट। सर राहु का एस्पेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, मार्स, राहु और मार्स की भी। जुपिटर, मार्स चारों देख रहे हैं। एंड सैटर्न इज देयर मैलेफिक। पहले यहाँ पर सैटर्न का प्लेसमेंट है जी, मार्स उसको देख रहा है जी,
राहु भी देखना है उसको। जुपिटर भी But Jupiter and Venus are also हाँ, aspecting. जुपिटर और वीनस भी देख रहे हैं। 3 but- malefic 2 benefic. हाँ, 3 मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है और 2 बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है और उसका वीनस अपनी राशि को देख रहा है सर। सर हाँ, लेकिन Venus मार्स है। को तो राशि को देख सर रहा है। हम इसे ये सर predict मार्स को कर सकते हैं बेनिफिक कि नहीं शादी मानेंगे लेट क्योंकि होगी। लगन लॉर्ड है। इम्पोर्टेंट बेनिफिट हैं, एक वीनस एक जुपिटर। एक एक करके आप बोलिए। आई थिंक लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हाँ, सर ये 8th का predict लॉर्ड कर सकते मार्स हैं। है, तो इट शुड बी अ बेनिफिक प्लैनेट आई थिंक। देखिए जो एस्पेक्ट होता है वो हम नेचुरल बेनिफिक मेलिफिक का देखते हैं। ओके इट इज नॉट कि फंक्शनल बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है या फंक्शनल मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है। तो एस्पेक्ट इज ऑलवेज ऑफ नेचुरल बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट। तो हम सिंपल कहेंगे कि जो 7th हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट है उसको मंगल और राहु देख रहे हैं। 3 मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो रहा है और साथ में जुपिटर और वीनस भी देख रहे हैं। और वीनस जो है अपना साइन है उसका 7th हाउस का, तो दैट इज ए गुड पोजीशन। राजयोग, या राजयोग बन रहा है। हाँ, और जुपिटर भी प्लेस्ड है, बट साथ में 3 मेलिफिक भी हैं, ये ध्यान रखिए। तो तो 3 सर ये मेलिफिक, तो सर ये बोल सकते हैं कि शादी लेट होगी थोड़ा। हाँ, तो इसमें आप देखिए कि ये कहा गया कि जब भी शनि का एसोसिएशन हो जाता है 7th हाउस पर, तो इट कॉजेस डिले इन द मैरिज। इट कॉजेस डिले इन द मैरिज। और किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे जब शनि का एसोसिएशन होता है 7th हाउस के ऊपर, बिकॉज शनि इज ए कारका फॉर द डिले, हर चीज में डिले कराता है। तो जब भी 7th हाउस के साथ उसका एसोसिएशन हो गया और साथ में 2 मेलिफिक प्लैनेट और भी हैं, तो इसे सिंपल कॉज ऑफ, सिंपल इंडिकेशन ऑफ डिले इन द मैरिज। और जो मैरिज का जहां तक सवाल है, दैट इज अ मिक्स थिंग बिकॉज इट हैज मेलिफिक आल्सो बेनिफिक आल्सो। तो हम नवांश चार्ट को देखते हैं पहले कि नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है। सर शनि का एस्पेक्ट हो तब भी डिले होता है? हाँ जी, शनि का अगर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट देखिए, शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिले। आप किसी भी प्लैनेट का जब हम इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट। शनि सर डिले करता शनि है की और राशि हो 7th हाउस में तब भी। राशि से फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छा। इट शुड बी आइदर प्लेस देयर और इट शुड हैव एन एस्पेक्ट एक्चुअली। ओके। तो राशि का फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब देखना चाहिए या वहां पर बैठा हुआ होना चाहिए। और जैसे शनि डिले कराता है, मार्स जल्दी कराता है। मार्स जो है वो जल्दी कराता है। और इसीलिए कहा भी गया कि जब मून और सैटर्न का एसोसिएशन होता है फीमेल हॉरोस्कोप में, तो देन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिले से होता है। और अगर मून और मार्स का एसोसिएशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी जल्दी होता है एक्चुअली में। तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सैटर्न का जो बेसिक रीजन है, जो नेचर है प्लैनेट का, वो डिले कराने का है, और मार्स का जो है वो जल्दी कराने का है, फास्ट कराने का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि लग्न शुड बी स्ट्रॉन्ग। जब तक लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक जो है हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है? लगन लॉर्ड इन केंद्र। Lagan Lord is Saturn and is associated with Sun and Ketu. सर सैटर्न वैसे नीच का है तो केंद्र में, और मार्स उसे देख रहा है। सैटर्न की क्या पोजीशन है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लग्न लॉर्ड हियर? इन केंद्र में है। मार्स के साथ बैठा हुआ है। और Lagan Lord is in the केंद्र नो। पहली चीज तो ये है कि शनि मंगल की युति बन रही है, आमने सामने है दोनों। ये परिवर्तन तो योग अच्छा नहीं बन माना रहे जाएगा। थे। शनि मंगल एक दूसरे के सामने है सर। तो उससे क्या होगा? सर शनि और मंगल दोनों उसको देख रहे हैं असेंडेंट को। देखिए पहली चीज ये है कि जो लॉर्ड है इसमें केंद्र में परिवर्तन हो रहा है। दृष्टि होती है सर, अच्छी पोजीशन है सैटर्न की, ये अपने घर पर शनि और मंगल की आमने सामने दृष्टि युति बन रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं। और शनि मंगल जब एक दूसरे को देखते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ ठीक है, बट जहां तक लग्न का सवाल है, यहाँ पर शनि उसका लॉर्ड है और जो अपने साइन को देख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शनि है
लग्न को देख रहा है जो कि उसका अपना साइन है। और कोई भी प्लैनेट जब उसमें मार्स के साथ बैठा हुआ है तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस का थोड़ा सा this one is not concerned with the domestic happiness। वो चलिए बाद में बात करेंगे, बट हम थोड़ा इसकी मैरिज की कर रहे थे कि जहाँ तक लग्न का सवाल है, लग्न में देखना बहुत जरूरी है। जब तक हम लग्न नहीं देखेंगे, जब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा किसी का भी जो है। तो लग्न का जहाँ तक सवाल है, उसमें शनि उसको देख रहा है जो कि अपना साइन है, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स द लग्न सफिशिएंटली स्ट्रांग। तो हमें ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम 7th हाउस को भी देखें यहाँ पर, तो 7th हाउस में वीनस का प्लेसमेंट है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो दोनों चीजें ठीक हैं। और यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, जो कि आप देख रहे थे लग्न चार्ट में, बट यहाँ पर कोई इसके ऊपर मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लग्न भी ठीक है और 7th हाउस का प्लेसमेंट भी ठीक है। और अभी हम लोगों ने बात की कि अभी आप कह रहे थे कि शनि का प्लेसमेंट है 7th हाउस में, तो और उसको मंगल राहु देख भी रहे हैं, तो इट मे बी ए कॉज फॉर डिले इन मैरिज। यही देखा हम लोगों ने। और अभी हम लोगों ने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया कि जब नवांश में लग्न का लॉर्ड केंद्र में होता है तो मैरिज बहुत जल्दी हो जाती है जी। नवांश में जब लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र स्थान में होता है तो इट लीड्स टू वेरी अर्ली मैरिज जी। And this is what happened with her. She got married at a very early age, at 17 years actually. सर मेरे चार्ट में भी नवांश में केंद्र का मतलब लॉर्ड ऑफ के क्या बोलते हैं केंद्र में ही है लॉर्ड, तो बट मेरी तो काफी डिले हुई है। मैंने कहा कि पहले आपको इंडिकेशन लगन चार्ट से देखने हैं कि लगन चार्ट में क्या इंडिकेशन है। लगन चार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है देन नवांश विल नॉट हेल्प एक्चुअली। तो फिर हम कोई भी कंडीशन नवांश में देखेंगे ही नहीं। पहले जब देखेंगे जब अगर हमें कुछ ऐसा नेगेटिव इंडिकेशन लग्न चार्ट से मिल रहा है, अच्छा, तो फिर ये काम नहीं करेगा एक्चुअली में। वहां पर हम देख रहे थे कि उसके ऊपर 2 बेनिफिक का भी इन्फ्लुएंस था, एंड वीनस वाज मेकिंग अ राजयोग बिकॉज वीनस वाज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन। कारक उसको देख रहा था, तो इतना नेगेटिव नहीं था वहां पर जो है। बट जब तक हमें जो लग्न से जो इंडिकेशन मिलते हैं उसी को कंफर्म करते हैं। अगर लग्न से हमें कुछ नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, मान लीजिए कि लग्न से मिल रहा है कि आपका किसी का 8th हाउस बहुत खराब है, तो फिर नवांश चार्ट देख के क्या करेंगे आप? होगा ही सेपरेशन डाइवोर्स, जो प्रॉब्लम होगी वो तो होगी। नवांश चार्ट में लग्न में अगर जुपिटर किसी फीमेल का या मेल का वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड है तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी। फिर नवांश चार्ट क्या करेगा? नवांश चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे जो है। तो बेसिक जो इंडिकेशन हमको मिलते हैं वो लग्न चार्ट से मिलते हैं, फिर हम उसको फर्दर कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट। तो अंकल कुड आई क्लैरिफाई वन प्लीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था जी कि when a planet aspects its own sign, yeah, that becomes a Raj Yoga. It makes a Raja Yoga concerning that particular house, not everywhere. In relation to that particular house only. जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट 10th हाउस में अपने साइन को देख रहा है, तो it will make the Rajयोग only concerning with the profession, not for other aspect of the life. I see. अंकल समझ गई मैं। अगर जो कारक ऑफ अ हाउस, नेचुरल कारक ऑफ अ हाउस इज एस्पेक्टिंग दैट हाउस, उसमें कुछ बनता है क्या? या उसमें that is also a very good position. Any karak aspecting its own sign is again a very good position of that house. सर ये फिर नवांश में भी देख सकते हैं इसी तरीके से? नवांश में ये कारक वारक नहीं काम करते, कोई योग वगैरह काम नहीं करते हैं। We simply see the position of planets. ओके नहीं सर, मैं पढ़ रही थी कि 35 के बाद जो देखना चाहिए मेनली नवांश देखना चाहिए। नहीं, 35 के बाद क्या हो जाएगा? नहीं मतलब जो 35 के बाद रिजल्ट मिलते हैं अधिकतर नवांश के मिलते हैं। हाँ, वो इसलिए कहा क्योंकि जो लग्न चार्ट है वो आपका पेड़ है, जब पेड़ आप बोते हैं, और नवांश चार्ट उसका फल है, ये कहते हैं। तो 35 इयर्स के बाद फल मिलने आपको शुरू हो जाते हैं, तो नवांश चार्ट के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, ये कह सकते हैं आप। हाँ, तो सर फिर उनका जो कंजक्शन है, एस्पेक्ट है, योग है, तो योग नहीं देखेंगे नवांश चार्ट में, हम योग नहीं देखेंगे।
ओके अगर मान लो नवांश चार्ट हमें बहुत अच्छा कोई इंडिकेशन मिल रहा है किसी चीज के बारे में बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन, तो आप ये कह सकते हो कि वो फल है, फल थोड़ा बाद में मिलेगा ऑन व्हाट यू से कि 35 इयर्स, ठीक है। हाँ, तो नवमांश में हम एस्पेक्ट देखेंगे और सिर्फ प्लेसमेंट? बिल्कुल, Exchange- किसी भी डिविजनल चार्ट में, नवांश की बात नहीं हम कर रहे, किसी भी डिविजनल चार्ट में। तो सर योग इनमें एक्सचेंज भी नहीं देखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते, कोई एक्सचेंज नहीं देखना, कोई योग नहीं देखना, सिर्फ आपको Okay. प्लैनेट की पोजीशन देखनी है, एस्पेक्ट देखना है, ओके सर। राइट। और दूसरा इसमें ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति के ट्राइन हाउसेस में 5th एंड 9th हाउस में, लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी सिर्फ अगर बेनिफिक प्लैनेट का ही एसोसिएशन होता है, सिर्फ अगर शुभ ग्रहों का ही एसोसिएशन होता है, तो दैट पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम एक्चुअली। किसी का भी आप देखेंगे कि अगर लग्न चार्ट में और साथ में नवांश चार्ट में भी ट्राइन हाउसेस में, पर्टिकुलरली 5th एंड 9th हाउसेस में सिर्फ अगर बेनिफिक प्लैनेट का ही एसोसिएशन होता है, तो दैट पर्सन इज रियली ब्यूटीफुल एंड और हैंडसम एक्चुअली। Not the right time actually, गलत लिखा। Let us see this horoscope. This is the Lagna chart. Yes, sir. So what do you see about the 7th house? Venus is aspecting own house. And Saturn is also aspecting. And Sun is also Rahu is also aspecting. Rahu is also aspecting. Now there is aspect of 4 malefic planets. Sun Yes. है, Saturn है, Rahu. Rahu है, and Lord of 12th house. हमने जो बात की थी कि जो 4 प्लैनेट होते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, ये सेपरेटिंग टेंडेंसी देने वाले प्लैनेट हैं। सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। जब भी किसी हाउस के साथ इन प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसमें जो है, राइट। तो 4 जो मेलेफिक प्लैनेट हैं या जो सेपरेटिंग टेंडेंसी देने वाले प्लैनेट हैं, चारों का जो एसोसिएशन यहाँ पर हो रहा है। बट साथ में यह है कि वीनस जो कारक है, जो आप कारक की बात कर रहे थे, कारक उस हाउस को देख रहा है, वो उसका अपना साइन भी है, तो दैट इज ए पॉजिटिव पॉइंट। बट चारों मेलेफिक होने से नेचुरली मेलेफिक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। बट अगर ये वीनस का एस्पेक्ट नहीं होता तो हम कह सकते थे कि शादी होगी नहीं, शादी का सुख ही नहीं है। बट ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट इज की अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ कारका फॉर द मैरिज विच इज इट्स ओन साइन। अच्छा, दूसरा हमने 8th हाउस को एग्जामिन करते हैं, और 8th हाउस मैंने कहा कि दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड। एक्चुअली मांगल्य स्थान हम बोलते हैं कि जो शादी का बंधन है वो कितना मजबूत है। तो 8th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? तो मेलेफिक Jupiter एंड मरकरी, जुपिटर और मरकरी का सर एक लॉर्ड अपना है। जुपिटर और मरकरी जो एक्सचेंज हो रहा है है, दोनों सेकंड का और 8th हाउस का exchange एक्सचेंज है। हो रहा है।
एक जुपिटर और मरकरी दोनों का एसोसिएशन है और दोनों एक्सचेंज हो का रहा है। एक्सचेंज हो रहा है। और मरकरी तो हाँ, 8th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। यस 8th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है कि जी। शादी होगी तो सेपरेशन डिवोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस के ऊपर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है जी। एंड बोथ द बेनिफिक प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। तो 8th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा हाउस बन जाता है। और 8th हाउस से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा था कि एक तो ऑकल्ट सब्जेक्ट हो गया, दूसरा जो स्पाउस के लिए, स्पाउस का धन है, स्पाउस के लिए मारक स्थान बन जाता है। थर्डली जो अनअर्न्ड मनी का भी हाउस है कि जो जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उस टाइप का पैसा आपको मिलता है, अनअर्न्ड मनी का जो हाउस है। तो एक भी मेलिफिक का इन्फ्लुएंस नहीं है एंड इट इज हैविंग एन एक्सचेंज विद द सेकंड हाउस, वेल्थ का हाउस है। तो इस क्लियर इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ इस टाइप का पैसा मिलना चाहिए, इनहेरिटेंस में मिले या अनअर्न्ड मनी किसी फॉर्म में मिले। बहुत तरह की फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि इनहेरिटेंस हो, इंश्योरेंस हो, ब्राइबरी हो, कोई पैसा आपको दे जाए ऐसे ही जो है अचानक, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और उसका सेकंड हाउस के साथ एक्सचेंज है, तो इस डायरेक्टली कंसर्न की इनहेरिटेंस वगैरह या जो भी अनअर्न्ड मनी होगा उससे पैसा मिलेगा और दैट विल इंप्रूव योर फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली। तो 8th हाउस का हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बट 7th हाउस के ऊपर चारों मेलिफिक प्लैनेट का जो इन्फ्लुएंस है, सन सैटर्न राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, दैट इज नॉट ए वेरी गुड एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। 7th हाउस मिक्स्ड है। तो सर हम ये बोल सकते हैं कि मतलब डोमेस्टिक हैप्पीनेस थोड़ा कम रहेगी? देखिए, नहीं। डोमेस्टिक हैप्पीनेस का हाउस ये है 4th हाउस। सैटर्न देख रहा है अपने घर को, वो तो अच्छा। सैटर्न देख ही नहीं रहा, सैटर्न देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, और कोई मेलिफिक सिर्फ मार्स का इन्फ्लुएंस है और कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो 4th हाउस इज वेरी गुड एज फार एज द हाउस ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस इज कंसर्न, दैट इज अ वेरी गुड हाउस। जी जी जी। उसमें कोई तो प्रॉब्लम सर नहीं। वो जो चार इनका एसोसिएशन हो रहा है तो उसे क्या प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं कि ये आपका अपोजिट सेक्स का हाउस है, चारों मेलिफिक। मैंने कहा कि अगर 7th हाउस के ऊपर जो हाउस ऑफ मैरिज है, अगर चारों इस टाइप के प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो नेचुरली हमें उस हाउस के जो सुख होते हैं वो नहीं मिलते उस लाइफ के एस्पेक्ट का। और सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट यही है यहाँ पर कि वीनस जो कारक है वो भी देख रहा है। मैंने कहा कि अगर वीनस नहीं देखता इस हाउस को, देन वी कुड हैव स्ट्रेट अवे सेड कि मैरिटल हैप्पीनेस है ही नहीं, शादी का सुख नहीं है, शादी नहीं होगी। वी कुड हैव सेड दैट थिंग एक्चुअली, अगर वीनस का एसोसिएशन नहीं होता इस हाउस के ऊपर जो है। सर तो इन केस कोई क्वेश्चन पूछता है कि शादी मेरी होगी कि नहीं होगी, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 7th हाउस का देख सकते हैं क्या पोजीशन है? बिल्कुल, अगर 7th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड तो शादी का सुख है ही नहीं। और जैसे मैंने कहा कि ये चारों प्लैनेट जो हैं वो हमारे सेपरेटिंग टेंडेंसी देने वाले प्लैनेट हैं, और अगर चारों का ही इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर हो जाता है तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ नो हैप्पीनेस कंसर्निंग दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सर और इससे 7th हाउस से हम नेचर ऑफ स्पाउस भी देखते हैं, तो मतलब स्पाउस विल बी ब्यूटीफुल बिकॉज सेकंड इज ऑफ वीनस। 4 मेलिफिक का एसोसिएशन हो रहा है तो ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? अच्छा, सिर्फ साइन नहीं देखेंगे? हाँ, अगर ये मेलिफिक का इन्फ्लुएंस नहीं होता, अगर खाली वीनस का एसोसिएशन होता, वी कुड हैव सेड स्ट्रेट अवे कि द वाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। बट 3 मेलिफिक हैं, सन सैटर्न राहु, तीनों मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। तो ये एक कहने का मतलब ये है कि अगर वीनस का एसोसिएशन 7th हाउस के ऊपर नहीं होता तो वी कुड हैव स्ट्रेट अवे सेड कि शादी का सुख नहीं है। बट चारों मेलिफिक है तो इट इंडिकेट्स की प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ। ऐसा क्लियर कट नहीं है कि मतलब ये शादी का सुख बहुत अच्छा है, खराब है, क्योंकि चारों मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। शादी सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि वीनस भी कारक है, वो भी उसको देख रहा है। बट 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 8th हाउस डजंट इंडिकेट प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ। और हमने कहा था कि 8th हाउस ही
इंडिकेट करता है कि सेपरेशन, डाइवोर्स, मैरिज के बाद। तो विवाह का बंधन जो है वो बहुत मजबूत है कि शादी में डाइवोर्स नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, और अनअर्न्ड मनी भी मिलेगा, क्योंकि ये क्लियर कट एसोसिएशन है, एक्सचेंज है विद द सेकंड एंड द 8th हाउस। इट मींस यू आर गोइंग टू गेट अनअर्न्ड मनी, और उससे आपको बहुत वेल्थ मिलने वाली है। और 8th हाउस के ऊपर एक भी मेलिफिक तो प्लैनेट सर हो सकता है कि जो इनकी जो इनकी वाइफ है, मतलब वो काफी मतलब रिच फैमिली से हो। 7th हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं, 8th हाउस का हो रहा है ना, कि 8th हाउस स्पाउस का धन, और ये हाँ, 8th हाउस का धन, स्पाउस का धन भी है ऑफ कोर्स, बट 7th हाउस जब इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा, या लग्न किसी का बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है, तो उसको तो किसी चीज का सुख नहीं मिलता। फिर पैसा हो या ना हो, कोई सुख एंजॉय नहीं कर सकता। और इसीलिए कहा भी कि जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होता, लग्न हैज बीन गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, कि किसी भी काम के लिए लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर लग्न स्ट्रांग है तो लाइफ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, यू आर एबल टू फेस दैट प्रॉब्लम। और अगर लग्न ही वीक है, बाकी हाउस कितने भी स्ट्रांग हो, कोई फायदा नहीं, यू कैन नॉट एंजॉय द लाइफ एक्चुअली। तो लग्न का स्ट्रांग होना जरूरी है। लग्न यहाँ स्पाउस के लिए बहुत वीक हो गया। 7th हाउस में जब 3 सर इनके लग्न की नंबर क्या है, इनका पावर कितना है लग्न का, इनका रश्मि किरण में वैसे तो इनके 12th हाउस को और 2nd हाउस को जुपिटर देख रहा है, तो लग्न स्ट्रांग नहीं हो गया। मैं स्पाउस के लग्न की बात कर रहा हूँ इसकी। ओके, जो आप ये कह रहे हैं ना कि स्पाउस के पास बहुत पैसा होगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये मतलब इस केस में हम फर्दर नवांश को देखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसी में पहले इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही है। नहीं, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ये नहीं होता वीनस का एस्पेक्ट, वी कुड हैव अच्छा, थोड़ी भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, देन वी कैन गो टू नवांश। हाँ, जब भी हम जाते हैं, अगर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है तो फिर नेचुरली हम नहीं जाएंगे इसके ऊपर जो है। और इसमें रश्मि किरण देखिए कितनी है, 15.77 है। रश्मि किरण ज्यादा नहीं है। और मैंने ये कहा था आपको कि रश्मि किरण ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि स्टेटस अच्छा नहीं होगा उसका, कम होने का मतलब, बट ज्यादा होने का डेफिनेटली मतलब है कि स्टेटस बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी अगर कम है मान लीजिए रश्मि किरण, तो इट डजंट मीन कि स्टेटस अच्छा नहीं होगा, बिकॉज देयर मे बी वेरियस अदर योगास इन द हॉरोस्कोप। और इसमें देखिए, अगर आप वैसे भी देखेंगे भी, तो कौन से योग नजर आ रहे हैं आपको? एनी योगा यू आर एबल टू सी इन दिस? हाँ सर, पहली बात तो ये मरकरी और जुपिटर का एक्सचेंज ही है। पहला तो ये योग हो गया कि मरकरी और जुपिटर का एक्सचेंज हो गया। एंड ट्राइन लॉर्ड 9th हाउस लॉर्ड इज इन 10th हाउस। और दूसरा ये है कि अगर आप लॉर्ड ट्राइन में है, एक मिनट, सेकंड हाउस की पोजीशन देखें। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ एक्चुअली। तो पहले तो एक्सचेंज हो गया। दूसरा जो कारक है, जुपिटर कारक भी है वेल्थ का, तो कारक भी अपने हाउस को उसको देख रहा है। तो सेकंड हाउस बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग हाउस। एक भी मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, एक भी मेलेफिक प्लैनेट का, और कारक उसको देख रहा है। एंड इट हैज ऑल पॉजिटिव ओनली, मरकरी एंड जुपिटर, वो भी एक्सचेंज है। तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी गुड हॉरोस्कोप। और एंड सर लगन लॉर्ड इज इन ट्राइन, तो वो लगन भी तो स्ट्रांग हो गया। अगेन लगन लॉर्ड इज इन द this house, so very strong position. And sir ट्राइन का लॉर्ड भी क्वाड्रेंट में बैठा है, yes, केंद्र में मून। फिर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इट बिकम्स अ वेरी गुड राजयोग, लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन द केंद्र। And lord of 10th house is also in the kendra. Pardon? Lord of 10th house is also in the kendra. Lord of this house is also in the kendra. Lord of this house is also in the kendra. Lord of this house is also in the kendra. Lord of this house is in the trine. All kendras are very well placed. इससे अच्छे योग क्या हो सकते हैं? और आप ये भी देखिए कि मार्स का जो मंगल आपको नीच का दिख रहा है यहाँ पर, whether its debilitation is being cancelled or not. सर ट्राइन में बैठ गया है तो ये तो नीच भंग राजयोग बोलते हैं ना वो।
ये किसने कहा कि ट्राइन में बैठ के नीच भंग राजयोग बनता है? नहीं सर, ये अपनी उच्च राशि को देख रहा है। अरे कोई भी नीच का प्लैनेट हमेशा अपनी उच्च राशि को देखेगा, Opposite. तो कोई नीच का रहेगा ही नहीं कोई भी जो है। एवरी प्लैनेट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन द उच्च राशि, अपोजिट ही होती है एक दूसरे के। ओके सर ये कैंसर साइन में, इसलिए ये इसका कैंसिल हो गया। है जी, ये कैंसर साइन में है। तो कैंसर साइन में नीच का होता है मंगल, तो मंगल का यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। जो हम लोगों ने नीच भंग राजयोग डिस्कस किए थे उसमें कुछ कंडीशंस बताई थी आपको, तो वो कंडीशन मीट कर रही है नहीं कर रही? इसमें एक कंडीशन थी कि लॉर्ड ऑफ द डेबिलिटेटेड साइन एंड लॉर्ड ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, लॉर्ड ऑफ द डेबिलिटेटेड साइन and lord of its exaltation sign, if both of them are in the mutual kendra, then this debilitation gets cancelled and it results in the rajयोग। तो यहाँ पर जो इसका जो साइन है मून है, मंगल Moon and उसका Saturn are in Kendra. Saturn, moon and Saturn, they are in the kendra, mutual kendras, otherwise also in the kendras। तो this debilitation, समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा बता दीजिए। एक कंडीशन है नीच भंग राजयोग की कि उस जो प्लैनेट है जिस साइन में है नीच के साइन में उसका लॉर्ड, और जो प्लैनेट का उच्च का साइन है उसका लॉर्ड, तो ये प्लैनेट 4 नंबर साइन में है, या हम ये कह सकते हैं कि नीच की राशि का लॉर्ड और उच्च की राशि का लॉर्ड दोनों अगर आपस में केंद्र में प्लेस्ड होते हैं तो उस टाइम इट रिजल्ट्स इनटू द नीच भंग, नॉट ओनली इनटू द नीच भंग, इट मेक्स ए राजयोग, पावरफुल राजयोग। तो यहाँ पर जो लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट यहाँ नीच भंग भी हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जितने भी केंद्र हैं आप किसी को देखिए वो सारे एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मार्स की उच्च की राशि कौन सी होती है? 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। हाँ, तो उसका लॉर्ड शनि हो गया, उसका लॉर्ड ओके ओके ओके, उसका लॉर्ड जो है वो शनि हो गया। The moon and Saturn both are in mutual kendra. That's why this debilitation of Mars gets cancelled actually. Okay. और such a wonderful horoscope, all kendras एक दूसरे को aspect कर रहे हैं, और इसका लॉर्ड इसमें, इसका जो किसका ये सन का, इसका लॉर्ड इसमें है, इसका ट्राइन में है, इसका केंद्र में है, इसका केंद्र में है। इससे बेटर पोजीशन क्या हो सकती है? और बाकी जो बच्चे वो आपस में इंटरचेंज हो गए। हाँ जी, जो बाकी 2 बच्चे वो इंटरचेंज हो गए आपस में। हाँ, वो इंटरचेंज हो गए आपस में जो। तो हर प्लैनेट की पोजीशन, एंड राहु इन द उपाच्य स्थान इज ए गुड पोजीशन, इट्स नॉट ए बैड पोजीशन। और जुपिटर इन द 8th हाउस अदरवाइज इज ए गुड पोजीशन। व्हाई? अपने वो कारक हाउस को देख रहा है, एंड 12th हाउस को देखेगा, वेल्थ हाउस एंड हैप्पीनेस हाउस। हमने जो है हाउसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के हाउसेस हैं 1, 5, 9, अर्थ मतलब वेल्थ ग्रुप इज 2, 6, 10, काम मीन्स योर डिजायर्स एंड पैशंस, that is 3, 7, 11, and moksha is 4, 8, 12 houses. Jupiter जो केतु है, that is the primary karak of moksha, and Jupiter is considered as a secondary karak of moksha. तो दोनों को ही हमने मोक्ष का कारक कहा, और 4, 8, 12 houses मोक्ष के स्थान है, और जुपिटर यहाँ बैठकर तीनों हाउसेस के साथ एसोसिएशन होता है इसका, इसको भी एस्पेक्ट करता है, इसको भी एस्पेक्ट करता है। तो तीनों मोक्ष के स्थानों को एस्पेक्ट कर रहा है, एसोसिएशन है जुपिटर का। दैट्स व्हाई इन 8th हाउस और द 12th हाउस और इन द 4th हाउस जुपिटर इज नॉट इन अ बैड पोजीशन, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उसको मीट करता है। और जुपिटर की जो बेस्ट पोजीशन हमने मानी लग्न में मानी। जुपिटर अगर किसी के भी लग्न में होता है तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर, बिकॉज इट कवर्स ऑल द ट्राइन हाउसेस। सर डेबिलिटेड साइन में हो जब भी वीक हो जाएगा थोड़ा, बट दैट इज द बेस्ट पोजीशन। अगर नीच का जो जुपिटर है अगर इस राशि में हो तो दैट कैन नॉट बी अ बेटर पोजीशन देन दिस द नीच जुपिटर एक्चुअली।
तो जुपिटर यहाँ बैठकर तीनों जो ट्राइन हाउसेस हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के हाउसेस हैं, जिनको हमने लक्ष्मी स्थान कहा, उन तीनों को एसोसिएट करता है। और आपको क्या चाहिए? जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इट इज हैविंग एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द 3 हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और सेकंड बेस्ट पोजीशन हमने जुपिटर की मानी 4th हाउस में। दिस इज द सेकंड बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर। व्हाई? बिकॉज यहाँ बैठकर जुपिटर तीनों मोक्ष के स्थानों को कवर करता है। मैंने कहा यहाँ से भी कवर करेगा, यहाँ से भी कवर करेगा, लेकिन हमने इसको अच्छी पोजीशन नहीं मानी उतनी। हमने कहा कि दिस इज द बेस्ट पोजीशन। व्हाई? बिकॉज ये त्रिक हाउस हो गए। त्रिक हाउस में बैठ के कोई प्लैनेट अपने आप में वीक हो जाता है। अगर यहाँ जुपिटर होगा तो वीक नहीं होगा, एंड इवन देन इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन ऑल द मोक्ष स्थानस। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ जो बैठता है तो इट हैज एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस आल्सो। 10th हाउस प्रोफेशन का तो है ही एक हाउस। इसके अलावा दिस इज द हाउस ऑफ ऑनर, कि आप अपनी जिंदगी जो है बिल्कुल सम्मान पूर्वक आप गुजार पाते हैं। आपके ऊपर कोई लाक्षण नहीं लगता, आपके ऊपर कोई ऐसा कोई गलत, जैसे हम कहते हैं कि बदनामी नहीं होती आपकी जो है। और जुपिटर 4th हाउस में इट गिव्स दैट पोजीशन कि आपको कभी डिसऑनर नहीं मिलेगा लाइफ में। We see that from the 10th house। अगर 10th हाउस आपका बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है तो लाइफ में कभी आपको बैड नेम नहीं मिलता, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जुपिटर 4th हाउस में बैठकर वो ही करता है। इट गिव्स ए वेरी गुड नेम, इट गिव्स यू ए वेरी ऑनरेबल लाइफ एक्चुअली। तो इसीलिए हमने कहा कि जो फर्स्ट जो best position and that is in the 1st house, but the second best is in the 4th house. We could have said in these houses also, but these are the trick houses where the planets gets weak. तो इसलिए हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि ये हाउस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे 10th हाउस को देख रहा है, जो कि हमारी जिंदगी को एक ऑनरेबल तरीके से लीड करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो जुपिटर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता है। और जुपिटर की जो वर्स्ट पोजीशन है दैट इज हियर इन द 7th हाउस दैट वी डिस्कस्ड एक्चुअली। तो जुपिटर ट्राइन में किसी में भी हो, देखिए यहाँ भी होगा तभी भी तीनों ट्राइन को एसोसिएट करेगा, यहाँ होगा तभी भी तीनों ट्राइन को एसोसिएट करेगा, बट लग्न इज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन। तो इसीलिए हमने कहा कि लग्न में होना सबसे अच्छा है। वैसे 5th और 9th में भी है तो खराब नहीं है, बिकॉज वहां से भी तीनों हाउसेस को कवर करता है। तो एनीवे वी वर आई थिंक लुकिंग इनटू एक छोटा सा क्वेश्चन था, 7th हाउस में सनसाइन का लॉर्ड अगर जुपिटर है वो भी बुरा है, या सिर्फ प्लैनेट अगर 7th हाउस में आके बैठे वो बुरा है? प्लैनेट बैठना जुपिटर का, नॉट एज ए लॉर्ड, नॉट एज अ सनसाइन लॉर्ड। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय सनसाइन लॉर्ड? जैसे नंबर 9 अगर आ गया, हाँ, राशि का नंबर लॉर्ड 12 अगर आ गया, हाँ, तो why do you say that as a sun sign? And this is the lord of the sign, lord of the राशि in the 7th house. करेक्ट। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर है तो खराब नहीं है, बट अगर पंच महापुरुष हो गया, प्लेसमेंट पंच महापुरुष बन गया तो हाँ, हेलो, तो 7th हाउस में प्लेसमेंट खराब माना गया। एनीवे नाउ वी गो अहेड एक्चुअली। सर मान लीजिए 7th हाउस में कर्क राशि का बैठा है, तो वो पंच महापुरुष योग नहीं हो गया, हंस योग? पंच महापुरुष डेफिनेटली बनाएगा, बट इट इज बैड फॉर द मैरिज पर्पस। ओके ओके, या ठीक सर। कर्क में तो नहीं बनेगा हंस योग, कर्क कह रही है मैडम, तो नहीं, कर्क में बनेगा ना, उच्च का हो गया ना। अच्छा अच्छा, अपनी राशि में भी बनेगा ना सर? हाँ, अपनी राशि में भी बनता है या उच्च राशि में भी बनता है, दोनों में बनता है। And now we come to the नवांश चार्ट of this person. नवांश चार्ट से आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, बताइए मुझे। सबसे पहले हम देखेंगे लग्न, कि लग्न की क्या पोजीशन है नवांश चार्ट में, और जब तक लग्न अगर स्ट्रांग नहीं होगा, यू कैन नॉट हैव ए मैरिटल हैप्पीनेस एक्चुअली। What do you say Lagna about Lord is in trine, but afflicted with Mars, Ketu, Saturn and Rahu aspect, but two benefics aspect also, Moon and Mercury. बताइए, anybody else?
हाँ सर, सैटर्न की भी एस्पेक्ट पड़ रही है उसके लग्न पे, और मार्स की भी पड़ रही है। मार्स, ये मार्स की नहीं पड़ रही है, सैटर्न की और केतु का एस्पेक्ट है। केतु हम कहेंगे कि लग्न के ऊपर सैटर्न और वीनस का वहां प्लेसमेंट है, और सैटर्न और केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ लग्ना? सर केंद्र और ट्राइन का लॉर्ड है। ग्रहण योग है सर, सन के साथ केतु है। केतु नहीं है, दे आर ऑल मेलिफिक प्लैनेट्स, ऑल मेलिफिक प्लैनेट्स, ए टू जेड। सैटर्न, मून, मरकरी, कोई भी ऐसा मेलिफिक प्लैनेट नहीं है जो उसके साथ एसोसिएटेड ना हो। दृष्टि योग बन रहा है सर, शनि का भी बन रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि there cannot be a worse position than this when the sun is having an aspect of all malefic। एक भी तो ऐसा नहीं है, सन है, मार्स है, केतु है, सैटर्न है, सबका एस्पेक्ट है। This is really a bad position of this, कि इतना जो सन के ऊपर है, जो लग्न का लॉर्ड है, एक तो लग्न को सैटर्न केतु ऑलरेडी देख ही रहे हैं, और लग्न का लॉर्ड इज बैडली अफ्लिक्टेड विद ऑल मेलिफिक। एक भी मेलिफिक ऐसा नहीं है जो उसको एसोसिएट नहीं कर रहा है। तो पास्ट लाइफ काफी खराब है, मतलब पुनर्जन्म के पाप हैं सर। पांचवें घर है, पांचवा घर बहुत ज्यादा खराब है, जहां से हम पुनर्जन्म के पाप देखते हैं। बिल्कुल। अगर हम कहें कि 8th हाउस की पोजीशन क्या है यहाँ पर? Uncle, sorry, one question for the 5th house, right, where the Lagna Lord is placed. That is the Lord of the house is Jupiter. Does that help then? ये पार्डन दोबारा बताइए। जो जहाँ पे Lagna Lord placed है 5th house में, Sun. जी। The Lord of the house is Jupiter. So हाँ, it's a benefic planet. It's a benefic, but it is placed in the 6th house. I see. It is debilitated. I see. And okay. Lord is badly afflicted. Lord इतना ज्यादा affliction जब हो गया, and मैंने कहा कि कोई भी malefic planet ऐसा नहीं है जो afflict नहीं कर रहा उसको। I see. Okay. जैसे सच्चे हॉरोस्कोप की सारे malefic planet उसको influence कर रहे हैं, all malefic planets। सर 8th हाउस को मार्स भी देख रहा है और सैटर्न भी देख रहा है। राइट, मार्स एंड सैटर्न का यहाँ पर 8th हाउस में एसोसिएशन है। 7th हाउस की क्या पोजीशन है? क्योंकि 7th हाउस को भी हम बहुत देखते हैं कि देखना पड़ेगा कि 7th हाउस की क्या पोजीशन है। सर 7th राहु का एस्पेक्ट देख रहा है, राहु का एस्पेक्ट आ रहा है सर, और वीनस का भी है। वीनस एंड राहु का एस्पेक्ट। 7th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है? हाँ सर, वो तो 11th हाउस में बैठा है, गेम वही पोजीशन है जो सन की है। It is afflicted with all malefics. Okay. It is afflicted with all malefics. Correct. Right? Yes. ना तो लग्न का लॉर्ड अच्छा है, ना ही सैटर्न की पोजीशन जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अच्छा है, और 8th हाउस के ऊपर सैटर्न और मार्स का एसोसिएशन है, और जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में डेबिलिटेशन में चला गया। 6th हाउस में डेबिलिटेशन में चला गया। एंड जो इसके साथ इससे पहले घर में है, ऑल मेलिफिक प्लैनेट्स आर एसोसिएटेड विद दिस हाउस। तो वी कैन से दैट जुपिटर इज इन कंपनी ऑफ ऑल दिस मेलिफिक्स एंड इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। तो जुपिटर का प्लेसमेंट भी बहुत खराब हो गया। तो सर इसमें बोल सकते हैं कि डाइवोर्स रहा होगा। तो ये नवांश चार्ट है। सर नवांशा हम सिर्फ शादी के हिसाब से देखेंगे, राइट? देखिए, मैंने कहा कि नवांश चार्ट शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा भी हम इसको थोड़ा सा एज ए जनरल पर्पस चार्ट भी यूज करते हैं। जैसे कि जनरल फॉर्चून देखते हैं, आपकी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल परस्यूट्स देखते हैं, प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं, जिससे कि हमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ का भी आइडिया होता है। और नवांश चार्ट में जो वर्गोत्तम प्लैनेट होते हैं उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो हम चलित को देखेंगे, नवांशा को देखेंगे और लगन को देखेंगे। तीन बिल्कुल। नहीं, सनी नहाने या पॉटी गए होंगे ना।
तो यहाँ पर इसमें जैसे हमने देखा लगन चार्ट में तो इसका 8th हाउस स्ट्रांग था, तो बट मैरिज का इट वाज नॉट सो गुड, जस्ट वीनस का एस्पेक्ट था, तो हमें थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन था। देन वी हैव सीन द नवांशा चार्ट नाउ। अब ओवरऑल हम इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे कि मैरिज कैसी होगी और ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो वो ओवरऑल क्या बोलेंगे हम? हाँ, वही हम आ रहे हैं उसके ऊपर। तो पहली चीज तो ये है कि जो दिस मैन is horoscope of a male actually, so he got married to a girl who was a divorcee. तो एक तो मैरिज का जो नॉर्मल तरीके से हम नहीं कह सकते हुई, क्योंकि he was married to a divorcee. Secondly, his wife, she died in the month of September 2018. Here in this month when he was running the period of Mars and Rahu, तो उस टाइम उसकी वाइफ की डेथ हो गई एक्चुअली में, मार्स एंड राहु के पीरियड में। अब क्वेश्चन इसकी नेचुरली मतलब एज इज नॉट मोर एक्चुअली, सो ही इज ट्राइंग फॉर द सेकंड मैरिज। तो सेकंड मैरिज हम कैसे देखेंगे? व्हाट डू यू से अबाउट सेकंड मैरिज? सेकंड हाउस सर। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस देखिए, 8th हाउस हमारा लॉन्गेविटी का होता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5वां घर हमारा प्रोफेशन की लॉन्गेविटी है, क्योंकि ये 10th हाउस से 8th हाउस है। ऐसे ही जो मैरिज की लॉन्गेविटी होती है वो इट इज 8th फ्रॉम द 7th हाउस, मतलब सेकंड हाउस। इससे जो इस हाउस से 8th हुआ, दिस इज दिस हाउस। नाउ सेकंड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेकंड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो हम सेकंड मैरिज देखते हैं कि होगी या नहीं होगी या कैसी रहेगी, that we see from the second house. But if you want to see about the second spouse, वो हम किससे देखेंगे? थर्ड from this. थर्ड means the next one actually. तो 7 से next मतलब पहले से दूसरी मतलब थर्ड हाउस। किसी भी जब हम नेक्स्ट को देखते हैं, सिबलिंग को है या बच्चे को या किसी को भी जो है, तो हम उस हाउस से थर्ड हाउस को देखते हैं। तो दिस third house from the 7th house, which is the 9th house, will indicate the nature of the second spouse. And second marriage होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसी रहेगी, वो हम second house से देखेंगे। तो second house is it's very strong. Second house is not weak actually. और अब जो पीरियड चल रहा है, ये अभी 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है। This is Mars and Mercury. Mars and Mercury. Mercury is posited there and aspecting this house also, and Jupiter is also aspecting this house actually. Mars and Mercury. So he is likely to get married now. Yes sir, क्योंकि Mars he has already decided. और particularly जब आप देखेंगे कि अभी नवंबर में जो जुपिटर है वो इस साइन में आ जाएगा। अभी तो इस साइन में गया हुआ 9th साइन में, बट इट विल कम बैक टू द 10th साइन। और 10th साइन में आने के बाद ये इसको देखेगा 9th हाउस को, विच इज नाउ द हाउस ऑफ सेकंड मैरिज। और ये जो रहेगा इस साइन में, इट विल रिमेन टिल 5th of April. 5th April 2021 में जुपिटर इज मूविंग टू दिस साइन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जुपिटर है, जो यहाँ पर जितने दिन रहेगा इस साइन में, उस पीरियड में मैरिज हो जानी चाहिए। और दशा भी फेवरेबल हो गई। मार्स मरकरी का पीरियड है, मरकरी इज ऑलरेडी देयर एक्चुअली। तो इस जब राशि में जुपिटर रहेगा, दैट इज फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, यू कैन से ही शुड गेट मैरिड। और he has already decided now, so anytime he can get married now. सो इनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी वो कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनके हाउस और मूवमेंट्स तो सेम ही है। मार्स राहु का फिर से पीरियड आएगा तो फिर उनकी वाइफ की लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये जो सेकंड मैरिज का हाउस है, दैट इज गुड हाउस, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। ये हम इससे देखेंगे 8th फ्रॉम द 7th हाउस। तो
इसके ऊपर अच्छा एसोसिएशन है, कोई भी मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है एक, तो नो प्रॉब्लम इज इंडिकेटेड इन द सेकंड मैरिज। बट ये तो केस हमें पता चल गया, बट उससे पहले जब फर्स्ट मैरिज का केस हम जज कर रहे थे तो उसमें हम फाइनल अपनी इंटरप्रिटेशन क्या देते? देखिए, दिस ही इज इन यूएस एक्चुअली, and he has been consulting me from I think last 6-7 years. तो उस टाइम भी उसकी जब वाइफ को कैंसर हुआ था तो दे केप्ट ऑन कंसल्टिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जब नवाज चार्ट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं 7th हाउस, तो उससे यही इंडिकेशन था कि, और वाइफ का हॉरोस्कोप भी अच्छा नहीं था बहुत ज्यादा, कि सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और वही हुआ एक्चुअली में कि जब ये मार्स राहु का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम डेथ हो गई थी वाइफ की जो है। देन अगेन दे केम कि कब होगी शादी दोबारा से, सेकंड मैरिज कब होगी। देन आई टोल्ड देम कि जब ये पीरियड चलेगा ये वाला मरकरी वाला अक्टूबर 2020 के बाद, और जुपिटर यहाँ रहेगा मार्च तक, तो इस पीरियड में जो है मैरिज की पॉसिबिलिटी है। एंड दीज आर द रियल हॉरोस्कोप, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टाइम का हमें पता नहीं है, दीज आर द करेक्ट टाइम ऑफ द हॉरोस्कोप। और क्लियरली पोजीशन नवाज चार्ट इज वेरी बैड इन दिस केस। नवाज चार्ट जब खराब होता है तो अब देखिए ना कि पहली शादी ही, इफ यू आर गेटिंग मैरिड बैचलर विद डिवोर्सी, तो इट्स नॉट वाज फेवर्ड बाय एवरीवन एक्चुअली। सर हमने फर्स्ट मैरिज तो प्रिडिक्ट कर ली, सेकंड के लिए कहा कि ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम नवमांश में जाते हैं सेकंड में भी, तो नवमांश में तो वही सिचुएशन बनी हुई है कि हर कोई पोजीशन हर चीज की वही पोजीशन, हर चीज की वही होती है, बट नवांश जो होगा वो पहले मैरिज के लिए तो ठीक है। द थिंग्स विल डू नॉट कीप ऑन रिपीटिंग एवरी टाइम एक्चुअली। ये चीजें ऐसी नहीं है कि बार बार वो वही रिपीट होगा, बट क्योंकि सेकंड मैरिज के लिए सेकंड हाउस अगर खराब होता तब हम कह सकते थे कि प्रॉब्लम आएगी, बट सेकंड हाउस इज वेरी वेल प्लेस्ड इन दिस केस। वो 8th हाउस है 7th हाउस से, तो इसका मतलब सेकंड मैरिज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी। पर जब भी मार्स राहु का दशा आएगी तो उनके लाइफ के ऊपर क्वेश्चन। क्या कहा आपने? जब भी मार्स और राहु, सॉरी मेरा जब भी मार्स और राहु की दशा आएगी तब उनकी वाइफ के लाइफ के ऊपर थोड़ा सा डेंजर रहेगा या नहीं 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 नहीं, नॉट नेसेसरी। देखिए, जब दो मेलिफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है, दो मेलिफिक प्लैनेट की जब दशा ऑपरेट होती है तो उस टाइम जो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। और यहाँ पर राहु जो है वो 7th हाउस को देख भी रहा है, राहु जो है वो 7th हाउस को देख भी रहा है, तो इट वाज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द वाइफ एक्चुअली। और जरूरी नहीं है कि मार्स राहु आएगा तो वाइफ को ही प्रॉब्लम होगी। अब मार्स राहु दोबारा तो आएगा नहीं, पहली चीज। और जब भी दो मेलिफिक प्लैनेट की दशा होती है, मतलब मेन पीरियड लॉर्ड एंड द सब पीरियड लॉर्ड, दोनों अगर मेलिफिक है तो लाइफ में प्रॉब्लम। सर इनकी you're not audible, I think lot of disturbance is coming actually. Excuse me sir. जी सर, इनका अगर हम षडबल देखते हैं तो मार्स फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है। तो जब भी किसी की भी दशा चलेगी तो अंतर्दशा में जब भी मार्स आएगा तो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना? क्या प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा? Mars is not a malefic planet. Mars is a benefic planet in this case. Okay. Mars malefic नहीं है, Mars is a benefic planet in this case. Okay. और हम लोग इसकी बात कर रहे थे 8th हाउस में अनअर्न्ड मनी की बात कर रहे थे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनकी सेकेंड मैरिज में हम नवामसा चार्ट को कंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका नवामसा काफी वीक है। हाँ, सेकंड चार्ट में हम नहीं करते। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम एक ही बार होती है। अगर अनलेस एंड अनटिल कोई सेकंड हाउस अगर बहुत खराब है, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ सेकंड मैरिज भी ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, so in case of second marriage we do not consider the Navamsa chart. Normally we don't consider actually. Okay, thank you sir. और हम अनअर्न्ड मनी की बात कर रहे थे कि जो 8th हाउस इंडिकेट करता है कि he should get a lot of money actually. तो
when his wife died, actually he had an insurance for her actually, so he got a lot of money out of that actually. और एक बार नहीं, I think पहले भी किसी वजह से मिला था, तो second time he got that unearned money actually. सर अगर हम इनिशियल स्टेज पे ये चार्ट देख रहे होते तो मतलब बिफोर फर्स्ट मैरिज, तो उस टाइम पे हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ होगी और इनको सेकंड मैरिज करनी पड़ेगी? हाँ, ऐसा कुछ हमें पता चलता? देखिए नवान चार्ट बहुत खराब है पहली चीज, और 7th हाउस के ऊपर चारों सेपरेटिंग टेंडेंसी देने वाले प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो इट डजंट गिव ए गुड इंडिकेशन अबाउट द फर्स्ट मैरिज। और नवान चार्ट जब इतना खराब है तो नेचुरली मैरिटल हैप्पीनेस तो कैसे होगी, हो ही नहीं सकती वो। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ डिविजनल चार्ट, अदरवाइज तो डिविजनल चार्ट का क्या पर्पस है? यहाँ तो खराब इंडिकेशन नहीं है, 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वही मतलब डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ, वो डेथ से सेपरेशन हो गया। हाँ, डेथ से सेपरेशन हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, जैसे ये सेकंड मैरिज में मरकरी और मार्स का आ रहा है, तो ये आपस में भी तो एक दूसरे से षडास हो रखे हैं, तो ये भी तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोलते। जब ग्रह आपस में षडास होते हैं तो वो अच्छी पोजीशन नहीं होती है। किस सेंस में अच्छी नहीं होती? मतलब वो मतलब स्ट्रगल कह सकते हैं या दुख कह सकते हो उस सेंस में। जब भी षडास होते हैं, हाँ, बेसिकली इट गिव्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, बस, और तो कुछ नहीं करेगा। ओके, ठीक। सर बट मार्स इज फंक्शनल बेनिफिक हेयर, तो मार्स एंड राहु के टाइम में फिर क्यों डेथ हुई वाइफ की? मैंने कहा कि जब दो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, उनकी जब दशा अंतर्दशा चलती है, उसमें रिजल्ट नॉर्मली ठीक नहीं होते हैं। जब हम लोगों ने दशा सिस्टम पढ़ा था, उसमें यही था कि जब दो मेलिफिक प्लैनेट दशा और अंतर्दशा दोनों की मेलिफिक की होती है तो वो ठीक नहीं होती। आप देखिए राहु सैटर्न का पीरियड है, सैटर्न राहु का पीरियड है, मार्स सैटर्न का पीरियड है, व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ दीस प्लैनेट्स, आप किसी की लाइफ में देखिए कैसी दशा रहती है वो। सर इधर मार्स एंड राहु है, तो राहु मरकरी के रिजल्ट्स दे रहे होंगे ना, क्योंकि ये वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन दशा एंड अंतर्दशा is both of the malefic planet, then those things will not apply. Okay. जैसे अभी इन्होंने कहा कि 6-8 दशा है, तो नेचुरली प्रॉब्लम देगा ही देगा, भले ही वो कितने बेनिफिट क्यों ना हो। 2-12 अगर दशा ऑपरेट हो रही है तो प्रॉब्लम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देगा ही देगा, उसके कितने भी बेनिफिट क्यों ना हो, तो उस केस में सब चीजें सुपरसीड हो जाती है। देखिए ये बेनजीर भुट्टो का हॉरोस्कोप है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए इसमें क्या, कौन सा राजयोग है जो उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? केंद्र में एक्सचेंज है सर, चौथे और 10वें घर का, मंगल का और वीनस का सर एक्सचेंज हो रहा है केंद्र में ही। किसका एक्सचेंज हो रहा है? वीनस सर, वीनस। वीनस कहाँ है? वीनस सर बैठा है मंगल की राशि में, केंद्र में। एक्सचेंज कैसे हो रहा है? हाँ एक्सचेंज नहीं है, सॉरी, मून है वो तो, 7th में मून है। और लग्नेश 9th हाउस में बैठा है। लग्नेश इज इन द 9th हाउस, वेरी गुड। सो लग्ना लॉर्ड इज इन द 9th हाउस। जी। और बट लगन में राहु है तो उससे कोई मैलिफिक इम्पैक्ट नहीं हुआ? नहीं, लगन को एक राहु से कुछ नहीं होता, उसको जुपिटर भी देख रहा है, आप देखिए। सर वो लग्न लॉर्ड को भी देख रहा है जुपिटर। एंड जुपिटर इज एस्पेक्टिंग लग्ना। जैसे मैंने कहा कि जुपिटर जब ये ट्राइन हाउसेस में होता है तो इट कवर्स ऑल द ट्राइन्स, तो इट गिव्स लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ। And Mars is also aspecting Lagna, its own exaltation sign. चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, you just tell me कि what makes her the Prime Minister of Pakistan? Any yog you are able to identify? सर वीनस का है 5th हाउस 10th हाउस और वो 4th में बैठा है। वीनस जो है हम कहेंगे योग कारक है, बिकॉज इट्स लॉर्ड ऑफ केंद्रा एंड द ट्राइन, राइट।
So Venus becomes a very strong planet, and Venus is also having an aspect on the 10th house, which is its own sign. Yes. So Venus becomes strong. और इनके 6th हाउस में सन और मार्स दोनों बैठे हुए हैं सर, जो करियर का है हाउस उसमें सन और मार्स दोनों बैठे हुए हैं, और इसका जो राशि का साइन है वो मर्क्यूरी है। और सैटर्न उसको देख रहा है, सॉरी सैटर्न देख रहा है, क्या राशि का साइन देख, सिक्स्थ हाउस को सैटर्न भी देख रहा है, सिक्स्थ हाउस को सैटर्न भी देख रहा है। तो सिक्स्थ हाउस में 3 मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, सन, मार्स एंड सैटर्न। करेक्ट। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? कॉम्पिटिटर्स को किल करता है। हाँ, you have problem from the enemies. किल नहीं करेगा तो प्रॉब्लम इंक्रीजेस। अगर बेनिफिक होते तो क्लियर करता, अगर मेलेफिक है तो इट इंक्रीजेस द एनिमिटी। यस। बट क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बना रहा है इसको? कौन सा योग है जो प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? ऐसे योग तो हमारे सबके हॉरोस्कोप में होंगे, जितने भी आप लोग हैं यहाँ पर। सर राहु इनके इन लगन, राहु इन द लगन कैन मेक यू प्राइम मिनिस्टर। मैं कह रहा हूँ कि जो योग आपने देखे कि वीनस योग कारक है, जुपिटर का प्लेसमेंट ऐसा है, या लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में है, इस टाइप के योग हम सबके हॉरोस्कोप में, जो यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर किसी के हॉरोस्कोप में होगा। बट नोबडी इज द प्राइम मिनिस्टर। तो जिस वजह से राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वही वाला योग है क्या? कौन सा योग है? Anyway, let us see the Navans chart. I think that will clarify. ये यहाँ नवान चार्ट है। अब इसको देखिए आप ध्यान से। मार्स इसमें एक्सॉल्टेड है सर, और केंद्र का स्वामी भी है। परिवर्तन वो बन रहा है, वो व्हाट डू यू कॉल इट, जो अचानक मिलता है ना, वेल्थ, व्हाट डू यू कॉल इट? सॉरी सर 8th लॉर्ड 12th में बैठा है और 12th लॉर्ड 6th में बैठा है। इनका वीनस अपने ही घर में बैठा हुआ है, और वो भी मून के साथ बैठा हुआ है 10th हाउस में, जिनका करियर। देखिए, सबसे पहले लग्न वर्गोत्तम है। यस। लग्न इज इन द सेम साइन। और सैटर्न वर्गोत्तम है। सैटर्न इन बोथ द हाउसेस इज हियर। मरकरी वर्गोत्तम। मरकरी भी सर, मरकरी, मून सब वर्गोत्तम है। मून वर्गोत्तम है। नाउ 4 planets have become वर्गोत्तम। और सर वीनस और मरकरी का मिलके वो जो योग बनता है, चलो जो भी है, बट यहाँ पर 4 प्लैनेट वर्गोत्तम हो गए, वो भी नवान चार्ट में। सर और वो भी सेम हाउस एंड सेम राशि। हाँ, मरकरी, सैटर्न। लग्न वर्गोत्तम है तो भाव वर्गोत्तम भी हो गए। हाँ। जैसे कई प्लैनेट, तो it entirely changes the complexion of the horoscope now. And वर्गोत्तम in the lagna, in the Navan chart play a very important role. जैसे कहा कि जो नवान चार्ट है, that is much more than a marriage analysis chart. जनरल फॉर्चून का भी है, और भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं हमेशा, इसीलिए साथ में बनाते भी हैं इसको कि आप देख लीजिए कि ऐसी पोजीशन तो नहीं है कोई, या प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज तो नहीं हो रही। उसी पर्पस के लिए बनाया जाता है कि अगर प्लैनेट उच्च का है लग्न चार्ट में तो नवांश में नीच का तो नहीं है, या नवांश लग्न में नीच का है तो नवांश में उच्च का तो नहीं है। तो वी जस्ट ट्राई टू गेट द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। और यहाँ 4 प्लैनेट वर्गोत्तम हो गए। लग्न वर्गोत्तम नवांश मींस इज वेरी वेरी पावरफुल लग्न। देन तो वीनस की स्ट्रेंथ देखिए इन प्लैनेट्स की आप। वीनस यहाँ योग कारक है, योग कारक प्लैनेट इज वर्गोत्तम, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो हम कहते थे ना, राजयोग बनाता है कि अगर लग्न में भी कोई प्लैनेट अगर स्ट्रॉन्ग है और साथ में अगर वर्गोत्तम हो जाता है नवांश में, तो इट रियली मेक्स राजयोग। तो वीनस तो राजयोग। वीनस वर्गोत्तम कैसे हुआ? नहीं, वीनस नहीं है सर, मून है, मरकरी है। हाँ, मून हुआ, सैटर्न है, मरकरी है। राइट, सैटर्न यहाँ स्ट्रॉन्ग है, लग्न का लॉर्ड है दोनों केसेस में, और 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ
सैटर्न एक्चुअली। मून यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ भी मून प्लेस्ड है इसी हाउस में जो है, और लग्न का लॉर्ड लग्न में, तो मून इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। और क्या मरकरी है, मरकरी भी जो यहाँ पर प्लेस्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है इन द 5th 7th हाउस, अगेन ए वेरी पावरफुल राजयोग, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, जो हम भूल गए यहाँ पर कि वो भी एक योग है यहाँ पर कि 9th हाउस का लॉर्ड भी केंद्र में है, मरकरी। तो ऑल दिस प्लैनेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे मेक द एग्जैक्ट वेरी पावरफुल राजयोग। तो आपका जस्ट आपने नवांश चार्ट देखा और पूरा एक कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया हॉरोस्कोप का। नाउ यू कैन से कि 4 राजयोग हैं इस टाइप के, तो दे वेरी पावरफुल राजयोग विच कैन मेक हर द प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमने इंदिरा गांधी के केस में देखा था कि 3 एक्सचेंजेस थे, एक लग्न चार्ट में 3 एक्सचेंज हैं, तो 3 एक्सचेंज तो होते नहीं है नॉर्मल किसी की व्यक्ति के हॉरोस्कोप में। तो ऐसे ही यहाँ 4 जो वर्गोत्तम में नवांश हो रहे हैं, चारों पावरफुल प्लैनेट हैं, तो ये बहुत ही एक पावरफुल राजयोग देते हैं आपको। तो उस पॉइंट सर मैं एक क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। सर जैसे इनका भी मर्डर हुआ था, बेनजीर भुट्टो का भी, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे कि आदमी की मतलब डेथ किस तरीके की होगी? देखिए हमने क्या कहा था कि जो मोड ऑफ डेथ है that is 8th house, that is indicated by the 8th house। सिंपल है कि मोड ऑफ डेथ इज इंडिकेटेड बाय द 8th हाउस। अब यहाँ 8th हाउस की पोजीशन देखिए थोड़ा ध्यान से कि पहले तो दिस इज हैम्ड बिटवीन 2 मैलेफिक प्लैनेट्स, सैटर्न इधर है, केतु इधर है, तो हैम्ड हो गया, तो वीक हो गया। अब इसके लॉर्ड की पोजीशन देखिए थोड़ा सा, 6 में गया, और मैलेफिक के साथ ही है, तीनों मैलेफिक, सन, मार्स और सैटर्न। और जब मैंने कहा था कि अगर 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो यू डोंट हैव ए नॉर्मल डेथ, दिस इज अननेचुरल। इस तरह की डेथ होती है बॉम्ब ब्लास्ट से, कोई मार देगा या कोई आप पॉइजन ले लेंगे, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, उस टाइप की डेथ होती है। इट्स नॉट ए पीसफुल डेथ। आप किसी का भी हॉरोस्कोप देख लीजिए, इंदिरा गांधी का देखिए, राजीव गांधी का देखिए, संजय गांधी का देखिए, you always find that 8th house is too afflicted and 8th house is the mode of death। आप किसी का भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस की पोजीशन बहुत खराब है, कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है 8th हाउस के ऊपर, एक भी नहीं है। और सर अगर कभी मतलब 8th हाउस में इस तरीके से हो कि एक बेनिफिक हो एक मैलेफिक हो, तब देखिए ऐसा होता है कि we have to see the strength in totality। अगर मान लीजिए कि मैलेफिक और बेनिफिक दोनों का एसोसिएशन है जी, तो एक चीज तो यह है कि अननेचुरल डेथ नहीं होगी, दूसरा यह है कि जो डेथ होगी थोड़ा कष्टकारी होगी। अगर मान लीजिए खाली बेनिफिक का एसोसिएशन है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोते सोते चले जाएंगे, आपको कुछ डेथ का पता ही नहीं चलेगा। और जब मैलेफिक और बेनिफिक दोनों का एसोसिएशन हो गया तो नेचुरली कोई बीमारी होगी, उसमें थोड़ा सा कष्ट तो भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन अननेचुरल डेथ नहीं होगी। बट जहां पर आप जिस हॉरोस्कोप में भी आप देखते हैं कि सारे मैलेफिक प्लैनेट का ही एसोसिएशन है 8th हाउस के ऊपर, तो उस टाइम आई थिंक देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द नेचुरल डेथ, फिर तो अननेचुरली होती है। सर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाता है तो कैसा रहता है? तो वो नलीफाई हो जाता है, फिर पोजीशन चेंज हो जाती, फिर हम स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते थे, फिर नहीं भी होता, क्योंकि जुपिटर का जब एसोसिएशन हो गया, जुपिटर तो फिर गॉड्स ग्रेस है आपके ऊपर, फिर कैसे होगा? नहीं होगा फिर। That's why चौथे के अंदर काफी अच्छा बताया जाता है जुपिटर 4th हाउस में। हाँ 4th हाउस में, क्योंकि वो तीनों मोक्ष के स्थानों को एसोसिएट करता है, डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया जाता, बट उसमें भी फायदा करता है, बट तीनों हमारे मोक्ष के स्थानों को से एसोसिएट होता है। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी प्लीज पूछिए आप। सर अगर 8th हाउस में जुपिटर का भी आवाज क्लियर नहीं है, नॉट ऑडिबल, सो थोड़ा सा। और जो इसका कारक सैटर्न वो भी वहां बैठा है, नहीं सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि अगर उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट है और 8th हाउस में उसका कारक ग्रह सैटर्न भी बैठा है, तो तब किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे?
आपका मतलब है कि सैटर्न 8th हाउस में बैठा हुआ है और हाँ जी, और जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है। इट गिव्स यू गुड लाइफ, लॉन्गेविटी एक्चुअली, बिना किसी प्रॉब्लम के। जो लोग होते हैं जो बहुत 80-90 साल की एज होके डेथ होते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, सो इट बिकम्स केस ऑफ दैट टाइप एक्चुअली। लेकिन सर सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट भी है। हाँ, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होता फिर तो आपको बिस्तर पर लिटा के मारता, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो दैट इज ए पॉजिटिव पॉइंट एक्चुअली। देखिए सैटर्न का लॉन्गेविटी देता है आपको, बट सैटर्न इज बेसिकली ए लेम प्लैनेट, जो हम कहते हैं लंगड़ा प्लैनेट है। आपकी मोबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसका मतलब लॉन्ग लाइफ तो देगा लेकिन बिस्तर पर लिटाकर। और वैसे भी नॉर्मल केस में भी जब सैटर्न की दशा शुरू होती है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है आपकी मोबिलिटी पर आता है। आपके कमर में, पीठ में या पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप चलना आपको मुश्किल हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ लॉन्गेविटी, लेकिन जो उसकी बेसिक नेचर है वो तो नहीं छोड़ेगा कोई प्लैनेट। इसे लेम प्लैनेट, लंगड़ा प्लैनेट है, आपको लिटा के मारता है। लेकिन जुपिटर जैसा आप कह रहे हैं कि एसोसिएटेड है, तो जुपिटर इज ए ब्लेसिंग। अगर दो प्लैनेट्स का, मेलेफिक प्लैनेट्स का एसोसिएशन हो 8th हाउस से, सैटर्न एंड राहु का, एंड जुपिटर इज आल्सो एस्पेक्टिंग इट फ्रॉम द 12th हाउस, जो कि वीक पोजीशन होती है जुपिटर की, देन तब भी वो बीमार होके ही कैसे मानेंगे उस चीज को? हाँ, हम कह सकते हैं कि जब जुपिटर का, देखिए जुपिटर का ब्लेसिंग किसी भी हाउस के ऊपर आ जाता है तो उस हाउस को काफी प्रोटेक्ट करता है। फिर तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान का एक आशीर्वाद मिल गया या गॉड्स ब्लेसिंग हमारे साथ है, तो इतनी प्रॉब्लम मेलेफिक एस्पेक्टिंग इट। हाँ, भले ही मेलेफिक भी हो, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके। सर रेट्रोग्रेड होने पे कैसा रिजल्ट देगा वो एस्पेक्ट करते हुए? रेट्रोग्रेड हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब ग्रह और भावबल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसको एक बल मिलता है जिसको हम चेष्टा बल या इमोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। दैट प्लैनेट बिकम्स मोर स्ट्रांग। जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। शुभ प्लैनेट ज्यादा शुभ हो जाता है और जो अशुभ प्लैनेट है वो ज्यादा अशुभ हो जाता है, और कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। बट सर उस हाउस के रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी नहीं रहती, आई थिंक चेंजेस आते रहते हैं। उस हाउस के रिजल्ट में ही नहीं, जब और हाउस से जहां से उसका एसोसिएशन होता है, और अगर रेट्रोग्रेड है आपके बर्थ के टाइम में और जब ट्रांजिट में या गोचर के दौरान वो रेट्रोग्रेड होगा, तब उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करता है। और अगर इसीलिए कहा गया कि अगर ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं किसी के भी हॉरोस्कोप में तो नेचुरली वो बहुत ज्यादा हाउसेस के साथ एसोसिएशन हो जाता है, काफी हाउसेस के साथ उसका एसोसिएशन हो जाता है। और रेट्रोग्रेड तो प्लैनेट होते ही हैं हर साल, तो बार बार लाइफ में एक चेंजेस आते हैं, तो विच इज कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द लाइफ। ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, एंड दैट इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली, कि ज्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट नहीं होने चाहिए हमारे हॉरोस्कोप। सर सैटर्न अक्सर रेट्रोग्रेड दिखता है हमेशा ही ऑलमोस्ट कुंडलियों में। सैटर्न तो 4 महीने 140 दिन रेट्रोग्रेड रहता है साल में। एग्जैक्टली। तो 1/3 से ज्यादा 40% लोगों के केसेस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। तो उसका रिजल्ट कैसे देखना है? मैक्सिमम कुंडलीज में दिखता है शनि रेट्रोग्रेड। देखिए मैंने कहा कि मान लीजिए सैटर्न आपके लग्न में है, रेट्रोग्रेड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? राइट। तो यहाँ बैठकर 10th हाउस को भी देखता है सर, 10th हाउस को देखता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब सैटर्न 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है 40% ऑफ द टाइम, तो उस पीरियड में जो वर्क प्लेस है वहां पर कुछ ना कुछ चेंज होने की प्रक्रिया होती है, कुछ ना कुछ चेंज होने का संभावना रहती है। और अब जब भी देखिए कि 4 महीने के लिए जब जुपिटर सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो ऐसे लोगों को वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा या कुछ चेंज या कुछ इनस्टेबिलिटी रहती है। ऐसे में क्या रेमेडीज बतानी चाहिए सर अगर कोई आता है तो? रेमेडीज क्या होंगी? सैटर्न का इफेक्ट है, सैटर्न की मतलब सैटर्न की जो बेसिक रेमेडीज हैं वही बतानी चाहिए सर। पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो नेचुरली दान वान कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पूजा पाठ कर सकते हैं जिससे कि उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो।
सर अगर लग्न चार्ट में तो सैटर्न इसमें लग्न में ही प्लेस है और रेट्रोग्रेड है जी। लेकिन जब हम इसका कस्प चार्ट देखते हैं तो वो 12th हाउस में प्लेस दिखाता है। नहीं तो फिर हम उसे मतलब ये जो हम एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं, एस्पेक्ट इज बेसिकली ऑन द साइन बेस्ड, नॉट द हाउस बेस्ड एक्चुअली। तो वो हमेशा जो भी एस्पेक्ट हम कंसीडर करते हैं वो लग्न चार्ट से करते हैं, ना कि भाव चलित चार्ट से। ओके सर। सर मेरे पास जी हेलो। So I was saying इनका ये चार्ट खुला हुआ है बेनजीर भुट्टो का। एक बार इनका कष्ट फल देख सकते हैं हम कि इनका कष्ट फल किस प्लैनेट का ज्यादा है। ओके अष्टवर्ग में अच्छा षडबल ओके नीचे है षडबल। सर्वाष्टक में आना चाहिए षडबल में नीचे। हाँ ये रहा इनका कष्ट फल ये है इष्टफल और कष्टफल। अब देखिए कोई भी राजा बनने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सन एंड सैटर्न हैज टू बी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। उनके बिना आपको स्टेटस नहीं मिलता। और सन का देखिए इष्टफल और सैटर्न का इष्टफल, बोथ आर वेरी पावरफुल। इनको मार्स का कष्ट फल ज्यादा है शायद। ये वीनस इज वेरी स्ट्रांग। तो ये तीनों चीजें कंफर्म करती हैं कि इस टाइप का स्टेटस मिलने का। सर इनकी जिस टाइम डेथ हुई उस टाइम इनका दशा कौन सी चल रही थी? किस ईयर में हुई है बताइए तो मैं देख लेता हूँ। मार्स और राहु। नहीं वो नहीं, मार्स और नहीं जब इनकी डेथ हुई, इनका किस ईयर में डेथ हुआ? लेट मी जस्ट गूगल। विच ईयर में, किस ईयर में हुई है? आई डोंट रिमेंबर। पता है किसी को? वो तो इनकी कुंडली बता देगी ना कब डेथ हुई है इनकी। हाँ सर आप देख रहे हैं December 27, 2007। 2007 में हुई है। ओके लेट अस सी। सैटर्न जुपिटर के पीरियड में। सैटर्न जुपिटर के पीरियड में आप कह रहे हैं कि जुपिटर के पीरियड में तो डेथ जुपिटर होना चाहिए। देखिए सैटर्न और जुपिटर का जब रिजल्ट है, किसके रिजल्ट मिलेंगे आपको? यहाँ देखिए इनको सैटर्न का तो इष्टफल है, तो इनको इष्टफल में कष्ट तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ये जो सैटर्न है जो 6th हाउस है, जो 8th हाउस का लॉर्ड है, तो उसको बहुत खराब कर रहा है। यहाँ पर सारे जो मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन जो हो गया यहाँ पर, तो सैटर्न बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मारक एक्चुअली। और छठे घर में है तो नेचुरली एनिमीज से प्रॉब्लम इंडिकेट करता है इस पीरियड में जो है। तो लेकिन सर वो मतलब लग्नेश हो के भी क्यों नहीं, यहाँ एसोसिएशन देखिए ना आप। यहाँ पर इट इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। सर लग्नेश तो हमेशा बेनिफिक होगा ना? बेनिफिक किस सेंस में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे, समझ नहीं आया। सैटर्न यहाँ पर इनके लिए बेनिफिट ज्यादा है। इनके एक तो लक वाले हाउस में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी के साथ है। मर्क्यूरी का मतलब वो देखिए बेनिफिक मेलेफिक का मतलब ये नहीं है कि हर पीरियड में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर कोई मारक की दशा चल रही है या कोई ऐसे प्लैनेट की ट्रांजिट या दशा चल रही है जो आपको जो मोड ऑफ डेथ का कारक भी है, तो उसमें फिर वो बेनिफिक मेलेफिक क्या करेगा? हाँ सर इसमें मरकरी मारक भी है। राहु और मार्स दोनों देख रहे हैं सैटर्न। हाँ मरकरी मारक है, बट इस सैटर्न की दशा में आप कह रहे हैं कि राहु इसमें जुपिटर सैटर्न जुपिटर की दशा में हुई है। सैटर्न इज मोर पावरफुल। सैटर्न का जो आप देखेंगे षडबल, दैट इज मोर पावरफुल देन जुपिटर एक्चुअली। तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी है। सर जो इसमें ये सर्वाष्टक खुला हुआ है, जरा एक बार इसे देखने का तरीका बताएंगे?
हेलो हाँ मैं खूब दिखा रहा हूँ। ऊपर I will show you the अष्टक वर्ग actually. ये है जो विन्याष्टक वर्ग बने हुए हैं, पहले आप देख रहे हैं इंडिविजुअल अष्टक वर्ग जी। चार्ट्स, और एक ये सर्वाष्टक Yes. वर्ग बना हुआ है। जी। अभी हम लोगों ने अष्टक वर्ग चार्ट पढ़ाया नहीं है ना आपको? नहीं, अभी नहीं करा है। तो एनीवे वो तो हम करेंगे, वैसे जस्ट मैं बता देता हूँ आपको कि ये हर प्लैनेट का भिन्नाष्टक वर्ग चार्ट है। तो एक तो जो प्लैनेट जहाँ प्लेस्ड है उसमें भिन्नाष्टक वर्ग में देखेंगे तो उसके कितने पॉइंट्स हैं, तो दैट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। और यहाँ पर जो जुपिटर सबसे वीक है। हाँ, जो सर्वाष्टक वर्ग है, जैसे हमने देखना है कि मून कितना पावरफुल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि मून का हम अष्टक वर्ग चार्ट देखेंगे। मून का अष्टक वर्ग चार्ट जो है वो ये वाला इट इज सेकंड है, सर्वाष्टक के बराबर में। हाँ ये वाला है मून का अष्टक वर्ग चार्ट। और मून के अष्टक वर्ग चार्ट में यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स। इट मीन्स कि मून इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर 4 पॉइंट होते हैं तो उसको हम एवरेज मानते हैं स्ट्रेंथ में, 4 से कम होते हैं तो वीक होता है, और 4 से अगर ज्यादा होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम कह सकते हैं कि मून इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दिस केस, नॉट ए वीक प्लैनेट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन दिस केस। तो इस तरह से हम हर प्लैनेट का वो देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है, पहली चीज। और इससे हम देखते हैं कि हर हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जो टोटल पॉइंट्स होते हैं तो उससे ये पता लगता है कि हर हाउस की कितनी स्ट्रेंथ है। और हाउस की स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उस हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं हमें किस क्वांटिटी में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 35 पॉइंट्स है मान लीजिए, तो डोमेस्टिक कंफर्ट बहुत अच्छा है, 28 है, लग्न बहुत अच्छा है, ये गेंस का है 31, ये भी अच्छा है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है उसमें 22 पॉइंट्स है, उसका सुख बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जैसे डेथ हो गई इमीडिएटली जो है। और जिस जो 25 पॉइंट्स होते हैं वो एवरेज माने जाते हैं, और 25 से ज्यादा होते हैं तो वो अच्छा हाउस माना जाता है या स्ट्रॉन्ग हाउस माना। एनीवे हम लोग करेंगे पूरा चैप्टर इसको अष्टक वर्ग को, तो उससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा। इनका सर अगर देखा जाए 5th हाउस में जो जुपिटर है, इट्स अ वेरी वीक हाउस, 2 पॉइंट्स है इसके जुपिटर के। जुपिटर के विनाष्टक वर्ग में देखिए आप कहाँ पर है, ये है। हाँ, विनाष्टक में 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। 2 नहीं है, 4 पॉइंट है। 4 है। अच्छा 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 अच्छा, माय बैड हाँ। 4 पॉइंट है, व्हिच इज एवरेज, आई मीन बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग आल्सो, क्योंकि जुपिटर एक प्रॉस्पेरिटी देता है लाइफ में। बट सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सन का आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 पॉइंट है, यहाँ भी जो है ये सन यहाँ प्लेस्ड है, और सन का जो विनाष्टक वर्ग है उसमें भी 5 पॉइंट है, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एनीवे हम इसका जो अष्टक वर्ग का चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक तो सर एक होरोस्कोप है जी। सर एक होरोस्कोप है, तो उसमें डाइवोर्स है, तो मुझे वो मतलब प्रिडिक्ट करना नहीं आ रहा है, तो एक बार देखेंगे। बताइए। 16/3/1982। ठीक है, टाइम मॉर्निंग 4 o'clock, फीमेल 4 o'clock मॉर्निंग। हाँ ठीक है, प्लेस गाजियाबाद। ये है हॉरोस्कोप। हाँ जी। अब क्या पूछना बताइए। मतलब इनका डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं इनकी पत्री पढ़ रही थी, तो थोड़ा सा मुझे मतलब प्रेडिक्ट करना नहीं आया कि डाइवोर्स क्यों हुआ, ये आप जानना चाहते हैं कि डाइवोर्स क्यों हुआ, वही है ना पर्पस। हाँ जी। तो हमने कहा कि जो सेपरेशन डाइवोर्स देखते हैं हम 8th हाउस से देखते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर वो 8th हाउस में पहली चीज 8th हाउस के ऊपर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस किसका है? मरकरी।
मरकरी का। मैलिफिक किसका है? सैटर्न का, केतु का, राइट। दूसरा जो 5th 8th हाउस का लॉर्ड है उसकी क्या पोजीशन है? वो त्रिक में बैठा है। मार्स सन है लॉर्ड, सैटर्न और मार्स उसे देख रहे हैं। लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज सन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सन इन दिस केस? हाँ सर, 3rd हाउस में प्लेस है। सैटर्न और मार्स एंड सैटर्न का एस्पेक्ट दोनों देख रहे हैं। इट्स कंबाइंड एस्पेक्ट ऑफ 3 प्लैनेट, सन मार्स सैटर्न, और एक भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, एक भी बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो 8th हाउस इज रियली बैड हाउस इन दिस केस। तो 8th हाउस इंडिकेट करता है, जब भी 8th हाउस के ऊपर सारी मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो ये प्रॉब्लम होती ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 8th हाउस को देखिए शादी के लिए, 7th हाउस को नहीं देखना हमें। बेसिकली वी हैव टू सी द 8th हाउस, और 8th हाउस में अगर किसी का बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस है प्लैनेट्स का, मैरिज नहीं चलेगी unless and until it has some benefic influence also like Jupiter. तो ये क्लियर कट है 8th हाउस इज वेरी वीक हाउस, जब तीनों मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर जो है। तो सर इनका नवमांश देखें एक बार। ये है राहु केतु एक्सिस। नवमांश में क्या पोजीशन है? सैटर्न भी देख रहा है, राहु केतु एक्सिस हो गया। पहले आप लग्न के लॉर्ड को, लग्न देखो पहले, सबसे पहले लग्न को देखो, लग्न की क्या पोजीशन है? लग्न तो 4th हाउस में। लग्न लॉर्ड नीच का है, पहले नीच का है जी, उसके ऊपर सन उसके साथ में है। ओके। और एस्पेक्ट किसका है? केतु का। केतु। लग्न के ऊपर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस है? मून देख, सिर्फ मून का है सर। सिर्फ मून देख रहा है। मून आपने देखा नहीं लग्न चार्ट में क्या पोजीशन है मून की? 11 नीच का है मून, डेबिलिटेड है, नीच का है मून, और उसको सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहा है, और 7th हाउस का लॉर्ड भी है जी। मून ऑलरेडी वीक प्लैनेट है, तो मून को हम नहीं कहेंगे कि बड़ा अच्छा प्लैनेट है यहाँ पर। मून की सर वैसे भी अगर नॉर्मली भी एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहती है या नहीं रहती? नहीं, अगर मून अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, फिर तो ठीक है। बट लग्न के ऊपर एक भी बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, आप कह सकते हो। लग्न लॉर्ड इज नीच का विद ऑल मेलिफिक इन्फ्लुएंस, तो नेचुरली इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम, क्योंकि जब लग्न वीक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो मैरिटल हैप्पीनेस है वो नहीं मिलेगी। हाँ सर, लग्न लॉर्ड मतलब 8th में भी है, वो 8th हाउस का वो भी। नहीं, हम लग्न की बात कर रहे हैं, अभी 8th हाउस को ना भी देखें तो लग्न का जो पोजीशन है इट्स नॉट फेवरेबल पोजीशन। सर इसमें लगन चार्ट में सेकंड हाउस में मरकरी है, तो इट मीन सेकंड मैरिज के चांसेस हैं। लग्न चार्ट में देखिए मरकरी भी और जुपिटर का एस्पेक्ट है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ पॉसिबिलिटी है। Mercury in the 2nd house, I did not follow that. Mercury in 2nd house in Lagna chart is a possibility of second marriage then? No, it's being aspected by Jupiter also. Benefic influence on second house. कोई malefic influence नहीं है, सिर्फ राहु का है, otherwise all benefic influence है। Got it. 9th house में सर Saturn and Mars है again, तो will it be a good for going for second marriage or not? That only indicates the nature of the second spouse. अच्छा। ओके सर, तो मतलब जो इनके सेकंड स्पाउस की अगर ये मैरिज करते हैं तो उसकी जो नेचर होगी वो सैटर्न और मार्स से इंडिकेट करेगी। इसके लॉर्ड को भी देखेंगे हम कि लॉर्ड इसका मरकरी है, which is an aspect of Jupiter. तो लेकिन सर ये मरकरी और सैटर्न का एक्सचेंज भी तो है। मरकरी और सैटर्न, हाँ एक्सचेंज भी है, राइट। तो शादी तो लग रहा है इंडिकेटेड तो है ही है। तो सर किस पीरियड में इंडिकेटेड हो सकती है? मरकरी या सैटर्न या मार्स के पीरियड में होगी। शनि और मार्स तो एक साथ अच्छे नहीं होते, लेकिन मरकरी और जुपिटर जो है इसमें
अभी वीनस का पीरियड चल रहा है जी और वीनस में जो जुपिटर का आएगा 2022 के बाद, जी। उस पीरियड में पॉसिबिलिटी है। तो जैसे अभी सर इन्होंने क्वेश्चन करा कि सैटर्न और मार्स एक साथ अच्छे नहीं होते हैं, तो नहीं उसे कैसे? देखिए, 3 चीजें होती हैं किसी भी हाउस को देखने के लिए, प्लैनेट की पोजीशन, उसके लॉर्ड की पोजीशन और उसके कारक की पोजीशन। एक खाली आप ये सैटर्न मार्स प्लेस्ड है इसलिए हाउस खराब है, दैट यू कांट से नाउ। नहीं, वो उस हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग है सर इनका 9th हाउस। हाँ, क्योंकि एक्सचेंज है और जो मार्स केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में आ गया। लगन लॉर्ड इज इन ट्राइन, केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में है और वैसे भी इसका लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड और इसके साथ एक्सचेंज भी कर रहा है, लॉर्ड के साथ एक्सचेंज हो रहा है इसका सैटर्न का। और वो सैटर्न लग्न लॉर्ड भी है और जो मार्स है वो गेन हाउस का भी लॉर्ड है। ओके सर। देखिए वैसे भी देखिए यहाँ पर 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं यहाँ पर। हाँ सर, ये तो मैंने नहीं देखा। सैटर्न और फीमेल के केस में मार्स का रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा नहीं माना गया शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेल के केस में वीनस का रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसे ही फीमेल के केस में मार्स का रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। उससे क्या होता है सर अंकल इंडिकेशन? वीनस का रेट्रोग्रेड इन केस ऑफ मेल, इनस्टेबिलिटी के अलावा यू आर लाइकली टू गेट इन्वॉल्वड इन सम सेक्स स्कैंडल आल्सो। आई सी। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, या बिकॉज ये जो प्लैनेट है ये सेक्स तो की मतलब सर प्लैनेट इस है। तरीके से दिस जो मैंने कहा था कि मार्स इज द प्लैनेट ऑफ सेक्स फॉर फीमेल एंड वीनस फॉर मेल एक्चुअली, तो ये रेट्रोग्रेड होके काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक डिजायर उस टाइप की हो जाती है, तो वो इस बैड एक्चुअली। या एनी अदर क्वेश्चन? I have a question on the Lagna Lord, uncle. जी. So in a Libra ascendant, the Lagna Lord Venus is placed in 2nd house and 8th house. I beg your pardon, 2nd house, and aspecting then the 8th house. And 8th house is Saturn is placed in 8th house. Own sign of Venus. Yes, so Venus is aspecting own sign in the 8th house, and Saturn is placed there. ठीक है, it's not a bad position. And in addition, Mercury is also aspecting 8th house. हाँ, that is again a benefic planet. So it's just a good position of the 8th house. In addition, also Mars, uncle. Mars is also aspecting 8th house. Is that confusing then? Confusing नहीं है, 2 benefic है, 2 malefic हैं. So it's a mixed type of house. And Venus aspecting its own house. That is a positive point actually. Venus is aspecting, Mercury is aspecting, but you say Saturn and Mars are also aspecting. तो वो थोड़ा सा mixed type का हो गया, benefic influence भी है, malefic भी है. Saturn is actually placed there, uncle, in the 8th. हाँ, एक ही बात है वो, एक ही बात है, association है उस house के साथ. Which means Saturn is exalted over there. No. Saturn exalted कैसे होगा वहाँ पर? No, sorry sir, तुला नहीं है. It is second sign. Okay. हाँ, second sign है. Okay. Aries नहीं है. तो I beg your pardon, Libra नहीं है. तो mixed result है फिर? It's a mixed type of result actually with some problem and. लेकिन सर कारक तो हो गया ना? कारक मंगल से afflicted हो गया ना. Okay. And I think she's not concerned about longevity. She's asking about the marital happiness actually. Okay. Marital happiness, uncle, also longevity, right? ये तो फिर difficulty लग रही है longevity में. नहीं, longevity तो ठीक है. Saturn कारक है और उसके ऊपर 2 benefic का भी association है, तो उससे long life. Understood. Yeah. सर क्या ऐसा होता है कि शनि अगर बैठा हुआ है, वो अगर शनि का आस्पेक्ट है तो लाइफ लॉन्ग होने के लिए वो बीमार जरूर करेगा? नहीं, ये मैंने कहा कि जो सैटर्न का जो बेसिक नेचर है वो इस मेक्स द पर्सन लेम एक्चुअली, लंगड़ा प्लैनेट है हम कहते हैं इसको. वही बात हो जाती है, डिजीज करके लॉन्गेविटी देता है. तो अगर लॉन्गेविटी दे रहा है सैटर्न 8th हाउस में बैठकर, तो आपको जो चलना फिरना आपको बंद करके देगा, मतलब आपको बिस्तर पर लेटा के देगा, आपको लंबे टाइम तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा.
ओके। और अगर 8 हाउस और सर अगर राहु प्लेस हो जाए, तो राहु से सर क्या राहु प्लेस हो जाए 8th, तो क्या होगा? राहु का प्लेस हो गया? नहीं जैसे सर मैलेफिक है ना वो भी, नहीं, एक से कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा लॉन्गेविटी कि से कैसे? एक मैलेफिक का इतना खराब इफेक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम जब आती है जब एक से ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है किसी भी हाउस के ऊपर। पर इसको हम ऐसे नहीं कह सकते 8th हाउस में अगर शनि बैठा है लॉन्गेविटी देगा आपको, तो एक तरीके से कारक का बैठना नुकसानदायक हो गया। नहीं, बिकॉज लेन तो करेगा ही सर। लॉन्गेविटी तो दे रहा है ना आपको सर। आजकल तो लॉन्गेविटी अच्छी होती नहीं है ना, क्योंकि नहीं वो बात अलग है, बट नेचर है प्लैनेट का, वो नेचर तो नहीं छोड़ेगा। शनि अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है तो मेहनत तो कराएगा ही आपसे। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो आपका बेसिक नेचर बन जाता है, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द प्लैनेट एक्चुअली। उसमें हम कोई क्या करेगा उसके अंदर। सर लॉन्गेविटी दे रहा है तो कारक तो भाव का नाश कर ही रहा है, देखा जाए तो। नाश नहीं, मतलब लॉन्गेविटी मतलब ये डिपेंड करता है। सेटर्न का बहुत अच्छा है तो कम प्रॉब्लम देगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी। बट हो सकता है आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो, चलने फिरने में प्रॉब्लम है। आप वाजपेयी साहब थे, चलने फिरने में प्रॉब्लम आई, उसका इलाज हो गया। सर लेकिन स्टेटस मायने कब रखता है? अगर शरीर अच्छा नहीं है तो कुछ भी चीज मायने नहीं रखती ना। लग्न है, इसीलिए तो कहा कि लग्न का स्ट्रांग होना किसी भी हॉरोस्कोप में सबसे जरूरी है। लग्न अगर आपका स्ट्रांग है तो यू कैन फेस एनी इवेंचुअलिटी इन द लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर अगर लग्न स्ट्रांग है और लग्नेश थोड़ा वीक है तब? अरे when I'm saying Lagna should be strong, it includes everything. Lagna, Lagnesh and the Lagna Karak of Lagna. When I say that a particular house should be strong, it means it includes everything. तो लग्न की अगर डिग्री 29 डिग्री है तब तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा, फिर तो वो बेचारा बूढ़ा हो गया ना, तब तो उसे स्ट्रांग नहीं बोल सकते हैं। ओवरऑल षटबल मैडम, ओवरऑल भाव बल और षटबल निकालेंगे ना, ओवरऑल देखिए। उसको देखिए ना, जो राजेश जी कह रहे हैं कि एक खाली डिग्री होने से एक एस्पेक्ट है, बट जब हम षटबल निकालते हैं तो वी एग्जामिन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ एस्पेक्ट्स। गॉट इट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिग्री बहुत बुढ़ा हो या जवान, छोटा हो, बच्चा हो, लेकिन षटबल उसका बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो which means षटबल ज्यादा होने से आपका लगन स्ट्रांग हो जाएगा। या वी हैव टू सी द षटबल, नॉट डिग्री। तो उसके लिए है कि बहुत ही एक इनिशियल एक असेसमेंट करने के लिए। ओके। 8th हाउस में शनि सैजिटेरियस साइन में क्या रिजल्ट देगा जैन साहब? नहीं, ये क्वेश्चन तो है, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। 8th हाउस में सेक्रेटेरियस क्या रिजल्ट देगा? कौन से प्लैनेट है, लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, कारक कहाँ बैठा हुआ है? लॉर्ड तो 7th हाउस में है, गुरु जो है वक्री होकर। बट और भी इसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, कारक की क्या पोजीशन है, और किन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है? जी ठीक है, वो सब देख के फिर बताएंगे। हाँ, वो बात मत करिए जो टीवी में कहते हैं कि मंगल चौथे स्थान में है तो आपका विनाश कर देगा। सर एक आउट ऑफ द प्लेस कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे थोड़ा सा। पूछिए। सर जैसे हम ये मंत्रों की माला जपते हैं, तो वो माला का किसी पर्टिकुलर तुलसी की माला होना जरूरी है? एनी माला कैन डू? कोई भी शुद्ध माला, तुलसी की माला को शुद्ध माला माना गया। तुलसी के पेड़ की हम पूजा करते हैं तो उसको एक हम पवित्र मानते हैं क्योंकि वो इधर उधर हाथों में लगकर नहीं आता है एक्चुअली में। तो इसलिए उसको अच्छा माना गया तुलसी की माला को। बट अगर आप मान लीजिए आजकल तो लोग गोल्ड की माला भी बनाते हैं। सर रुद्राक्ष इज आल्सो ओके? कौन सा? रुद्राक्ष? हाँ बिल्कुल। एंड स्फटिक? हाँ, रुद्राक्ष इज वेरी गुड एक्चुअली। बड़ी जो प्लास्टिक के मोती होते हैं उनकी माला ठीक नहीं होती, पता नहीं वो क्या है उसमें क्या नहीं। हाँ। बट कोई भी शुद्ध है, सोना इज सपोज्ड टू बी प्योर मेटल एक्चुअली, तो गोल्ड की लोग बनाते हैं। नहीं तो तुलसी के सिंपल है, तुलसी के जो बीज होते हैं उसकी बनाइए। ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।